बाई जियानफेंग का पतन हो गया। साम्राज्य पर और अध्याय खोजें। बेजिंग साम्राज्य के हजारों योद्धा सिरविहीन रेगन थे, जो क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर अपने स्थान पर स्थिर खड़े थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाई जियानफेंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जियाओयी के एक भी तलवार के वार को रोक नहीं पाएगा। एक ही समय पर धरती कंपन से गड़गड़ा उठी। दूर दूर तक धूल और धुआं छा रहा था, झंडे आसमान को चीर रहे थे। ये गू जुन्हे थे जो बाबाओ दर्रे से तियानकिंग साम्राज्य की 18,000 सैनिकों वाली सेना का नेतृत्व करते हुए सहायता के लिए आए थे। जब उन्होंने दूर से शिविर के अंदर बेजिंग साम्राज्य के योद्धाओं के समूह को देखा तो गू जुन्हे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ये बुरा है, जियोई को उनके द्वारा घेर लिया गया होगा। वह लड़का बहुत लापरवाह है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सैकड़ों हजारों सैनिकों का सामना कैसे कर सकता है। जैसे ही उसने सोचा, गू जुन्हे की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। वाह! उसने उग्रता से अपना हथियार निकाला और दहाड़ा, बाई जियानफेंग, अगर तुमने जियाओई के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अपने साथ नीचे गिराने के लिए खुद को उड़ा लूंगा। मारना। संरक्षक मार्शल भगवान की रक्षा करें। उस क्षण तियानकिंग साम्राज्य की पूरी 18,000 सैनिकों वाली सेना उग्र हो गई और अत्यंत तेजी से दुश्मन शिविर की ओर दौड़ पड़ी। तथापि जब वे वास्तव में बेजिंग राज्य शिविर के पास पहुंचे तो वे सभी सदमे में आ गए। बेजिंग साम्राज्य का शिविर तहस नहस हो गया था, हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। हजारों सैनिक उनके क्रूर आक्रमण को देखकर अपने कवच और हथियार उतार रहे थे। कुछ ने वहीं आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर भाग गए। वह क्रूरता और उग्रता कहाँ थी जो उन्होंने पहले दिखाई थी। भीड़ के बीच न तो जिया युआन और न ही बाई जियानफेंग, दो ताओक्लेश क्षेत्र शक्तियां दिखाई दे रही थीं। क्या क्या हो रहा है? तुम देख रहे हो? क्या ये जिया युआन का शरीर नहीं है? अरे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। वे सभी अपने मन में आए एक अजीब विचार पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सके। यह विचार कुछ हद तक भयावह भी था। ये संभव नहीं हो सकता है ना। अगर यह सच है तो क्या हम जीत नहीं गए? बूम बूम बूम। 18,000 घुड़सवारों ने बेतहाशा हमला किया तो बेजिंग राज्य के सैनिक, जो लड़ने की इच्छा खो चुके थे, उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? भूस्खलन की तरह हार आसन थी। एक पल के बाद गू जुन्हे केंद्रीय कमान के तंबू में पहुंचे और शियाओई वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। गू जुन्हे को आते देख उनके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान फैल गई। डीन, बेजिंग साम्राज्य के शिविर पर आपकी शानदार जीत के लिए बधाई। तुम लड़के। गू जुन्हे को उसकी आंखों में गर्माहट महसूस हुई और उसे समझ आ गया कि जियोई इसका श्रेय उसे दे रहा है। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर गहरी आवाज में बोला, जिया युआन और बाई जियानफेंग। जियोई ने अपना सिर हिलाया। गू जुन्हे ने गहरी सांस ली और जियाओई को परखा। एक पल बाद उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। 1 साल पहले जब वह पहली बार जियाओई से मिला था तो वह शेंटोंग साम्राज्य का एक छोटा सा लड़का था और अब वह इतनी ऊंचाई पर था कि वह भी मुश्किल से पहुंच पाता। क्या जियाओ परिवार के लोग अंधे हैं? इतना प्रतिभाशाली, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जियाओ तियानजियाओ भी जियाओई का मुकाबला नहीं कर सकता। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। गू जुन्हे ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी दृष्टि को जटिल करते हुए शियाओई की ओर देखा। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं सचमुच विश्वास नहीं कर पाता कि कोई व्यक्ति मात्र 1 वर्ष के भीतर ऐसी भयानक उपलब्धियां हासिल कर सकता है। जियोई ने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराया, बस किस्मत, भाग्य। गू जुन्हे ने अपनी आंखें घुमाईं, मुझे कभी इतनी अच्छी किस्मत क्यों नहीं मिली? जियोई ने असहाय भाव से अपने हाथ फैलाए। गू जुन्हे ने गहरी आवाज में कहा, अब जब बेजिंग साम्राज्य की शक्ति कम हो रही है तो क्या हमें अपनी जीत का लाभ उठाकर उनका पीछा करना चाहिए? जियाओई ने अपना सिर हिलाया, हम पहले ही तियानलान और किंगयुन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अभी बेजिंग और सिहाई राज्यों पर आक्रमण करना उचित नहीं है। उन्हें कुछ दिन और इधर उधर उछलने दो। इसके अलावा मैंने महान जिन साम्राज्य के 7वें राजकुमार को मार डाला है, इसलिए जल्द से जल्द 1 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में महान जिन साम्राज्य हमारे दरवाजे पर आ पहुंचेगा। हमारी प्राथमिकता अपनी ताकत को मजबूत करना और महान जिन साम्राज्य से निपटना होना चाहिए। गू जुन्हे ने भ्रमित भाव से पूछा, महान जिन साम्राज्य? महान कियान राजवंश के अधीन 100 से अधिक अधीनस्थ देशों में ये सबसे मजबूत शक्ति के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक कि एक कहावत भी थी, महान कियान के नीचे महान जिन का शासन सर्वोच्च है। महान जिन साम्राज्य में अनगिनत शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें गोल्डन क्रो गार्ड भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें से प्रत्येक की संख्या 10 थी तथा उनकी सेना की संख्या 5 मिलियन थी। यदि वह एक साधारण सेना भी होती तो भी उसमें 5 मिलियन लोग होते। लगातार इतनी कठिन लड़ाइयों के बाद तियानकिंग साम्राज्य की 10 लाख की सेना लगभग आधी रह गई थी।
3 महीने की राहत के बाद भी महान जिन साम्राज्य से निपटना बेहद मुश्किल या यहाँ तक कि पूरी तरह असंभव होता। दूसरी ओर जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। और इस बार, जबकि यह वास्तव में तियानकिंग साम्राज्य के लिए एक आपदा है, यह एक बड़ा अवसर भी है। अगर हम महान जिन साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में सफल होते हैं तो उसके बाद से ये महान कियान के नीचे तियानकिंग सर्वोच्च शासन होगा। महान कियान के नीचे तियानकिंग सर्वोच्च शासन करता है। गू जुन्हे का शरीर कांप उठा और उसे अचानक अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ, मानो उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा हो। एक योद्धा के रूप में जो तियानकिंग साम्राज्य में पैदा हुआ और पला बढ़ा। स्वाभाविक रूप से वह अपने देश की शक्ति में वृद्धि देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। यदि वे सचमुच महान जिन का स्थान ले सकें और महान कियान राजवंश के अधीन सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकें तो उनका नाम तियानकिंग साम्राज्य के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गू जुन्हे ने जोर से सिर हिलाया और कहा, हालांकि आपका विचार बेहद पागलपन भरा है। अगर कोई जवानी में पागल नहीं होता तो वह अपने साल बर्बाद कर रहा है। मैं एक बार आपके साथ पागल हो जाऊंगा। जियाओ यी ने कहा, मुझे यकीन है कि आप निराश नहीं होंगे चांसलर। शाओ यी को मन ही मन जू बुफान द्वारा पहले विकसित की गई औषधीय गोलियां याद आईं। ये नुस्खा उसने खुद जू बुफान को दिया था। हालांकि इसके विकास में कुछ गलतियां थीं, लेकिन अगर शाओ यी ने कदम उठाया तो इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। मरे हुए डॉक्टर जू बुफान और खुद शाओ यी के साथ मिलकर ये योजना निश्चित रूप से पूरी तरह से क्रियान्वित की जा सकती थी। एक बार जब तियानकिंग साम्राज्य के हजारों सैनिकों को गोल्डन क्रो गार्ड से मुकाबला करने के लिए उन्नत करना संभव हो गया तो फिर महान कियान राजवंश के तहत प्रतिस्पर्धा करने का साहस कौन करेगा। बाद में गू जुन्हे ने बेजिंग राज्य से पकड़े गए हजारों सैनिकों को अपने अधीन कर लिया, उन्हें सेना में शामिल कर लिया और बाबाओ दर्रे की सुरक्षा की जिम्मेदारी चेंग दे को सौंपकर वह शियाओ यी के साथ राजधानी की ओर वापस चल पड़ा। जैसे ही जियाओ यी और अन्य लोग बाबाओ दर्रे से निकले, तियानकिंग साम्राज्य के एक अन्य युद्ध क्षेत्र में यू हुआक्सियन ने जियांग वेइशिंग के समर्थन में 20,000 नीला ड्रैगन रक्षकों का नेतृत्व किया। उन्होंने अंदर और बाहर से समन्वय करते हुए अपना रास्ता बनाया और सिहाई साम्राज्य के हजारों सैनिकों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। नीला ड्रैगन रक्षकों और यू हुआक्सियन की रणनीति सिहाई साम्राज्य की सेना की क्षमता से कहीं अधिक थी। हार एक भूस्खलन जैसी थी और इस युद्ध के बाद तियानकिंग साम्राज्य की खतरनाक स्थिति अस्थायी रूप से टल गई। जिन 4 राज्यों ने तियानकिंग साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा की थी उनमें से 2 नष्ट हो गए थे। शेष बचे बेजिंग और सिहाई राज्यों को भी भारी क्षति हुई थी। उनके देशों में उनकी सेना का बमुश्किल 10वां हिस्सा ही बचा था। इस समय बेजिंग और सिहाई साम्राज्य के शासकों के मन में ज़ुयेलोउ की कृपा पाने या तियानकिंग साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का कोई विचार नहीं था। वे पहले से ही तियानलान साम्राज्य और किंगयुन साम्राज्य जैसी तबाही से बचने के लिए तियानकिंग साम्राज्य को खुश करने की योजना बना रहे थे। ये दोनों राज्य अब कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इस दौरान जियाओ यी, गू जुन्हे, यू हुआक्सियन, जियांग वेइशिंग और अन्य लोग पहले ही एक के बाद एक राजधानी की ओर लौट चुके थे। ये शांति और समृद्धि का समय था जो आनंद और उत्सव से भरा हुआ था। आज का तियानकिंग साम्राज्य अब वह असुरक्षित राष्ट्र नहीं रहा जो 2 महीने पहले तक हर तरफ से खतरों से घिरा हुआ था। शियाओ यी ने अकेले ही तियानलान साम्राज्य और किंगयुन साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था तथा इन दोनों राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, जिनमें से कोई भी तियानकिंग साम्राज्य से कमजोर नहीं था। साथ ही उसने सिहाई साम्राज्य और बेजिंग साम्राज्य को भी खदेड़ दिया था। इस प्रकार वह नानहुआंग के 10 राष्ट्रों में निर्विवाद अधिपति बन गया था। और भी ज्यादा, यदि केवल क्षेत्र की बात की जाए तो तियानकिंग साम्राज्य अब महान कियान राजवंश के अधीन 100 से अधिक जागीरदार राष्ट्रों में शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता था। जियो यी का नाम सभी ने गाया क्योंकि वह योग्य रूप से संरक्षक मार्शल भगवान, एक अतुलनीय नायक बन गया। विशाल तियानकिंग साम्राज्य में लगभग हर घर में जियाओ यी की दीर्घायु प्रतिमा स्थापित थी। विशेष रूप से नानहुआंग शहर में, जहां जियाओ यी रहा करता था, जियाओ यी की मूर्ति की पूजा के लिए एक विशाल मार्शल भगवान मंदिर बनाया गया था और मंदिर भक्तों से भरा रहता था। महल के भीतर जियांग ताई मुख्य सीट पर बैठी, हंसते हुए और शियाओ यी के साथ 3 कप टोस्ट करते हुए मजाकिया लहजे में बोली, शियाओ, आजकल तुम्हारी प्रतिष्ठा मुझसे कहीं ज्यादा हो गई है। नानहुआंग शहर में तुम्हारे मार्शल गॉड मंदिर में अपनी स्थापना के बाद से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मैंने सुना है कि आसपास के इलाकों से भी कई लोग शादी, वैवाहिक जीवन, धन संपत्ति और यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। हा 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 हा, भगवान जियो, क्या आप सचमुच संतान प्रदान कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपको मुझे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां की एक जोड़ी देनी होगी। सभी लोग खुशी और प्रसन्नता से हंस रहे थे।
जियो यी ने असहाय होकर कंधे उचका दिए और कहा, मैं बच्चों को उपहार देने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके लिए कुछ पेय पदार्थ ला सकता हूँ। मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कर रहे हो, चलो लगातार 3 कप पी लो। अधिकारी ने जल्दी से कहा, 3 कप ही सही। लोग धीरे धीरे शियाओही के चरित्र को समझने लगे थे। जब तक कोई उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से उकसाता नहीं था, तब तक उसके साथ रहना आसान था। बिल्कुल, वास्तव में जियोई की स्वीकृति प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। 3 बार पेय और 5 बार भोजन के बाद जियोई ने जियांग ताई पर नजर डाली। जियांग ताई ने समझदारी से सिर हिलाकर अपने पास खड़े नौकरों को बाहर जाने के लिए हाथ हिलाया और दरबार के अधिकारियों को विशाल हॉल में छोड़ दिया। सभी की निगाहें एक साथ जियांग ताई की ओर मुड़ गईं। जियांग ताई ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, आज हमारे तियानकिंग साम्राज्य के लिए बहुत खुशी का दिन है। संरक्षक मार्शल भगवान शियाओई ने तियानलान और किंगयुन दोनों राज्यों को मिटा दिया है। डींगू जुन्हे ने बेजिंग साम्राज्य को पीछे हटा दिया है। यू हुआक्सियन ने हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर सिहाई साम्राज्य की 700,000 की सेना का सफाया कर दिया है। उनके ताओक्लेश क्षेत्र के पूर्वज का वध कर दिया है। नानहुआन के 10 देशों में हमारा तियानकिंग साम्राज्य प्रथम स्थान पर रहेगा। धमाका! अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर किसी की आंखें जोश से जल रही थीं और वे गौरव में भागीदार हो रहे थे। जब राज्य मजबूत होता था तो वे भी दरबार के महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे और राज्य का गौरव भी उनका होता था। जियांग ताई ने आगे कहा, अब हमारे तियानकिंग साम्राज्य को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। संरक्षक मार्शल भगवान डींगू जुन्हे, हमारे पूर्वज यू हुआक्सियन और अमरभूत चिकित्सक जू बुफान जैसी मजबूत उपस्थिति के साथ ये 5 ताओक्लेश क्षेत्र के प्राणी, साथ ही 20,000 एजियो ड्रैगन गार्ड और 400,000 से अधिक नियमित सैनिक, हमारी राष्ट्रीय शक्ति को अब तक की सबसे समृद्ध शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। राजा अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। तियानकिंग साम्राज्य 1000 शरद ऋतुओं और 10,000 पीढ़ियों तक कभी नहीं गिरेगा। अदालत के अधिकारी एक के बाद एक चिल्लाने लगे। तथापि जियांग ताई ने ठंडी सांस ली और मजाक करते हुए कहा, 1000 पतझड़ और 10,000 पीढ़ियां कभी नहीं गिरेंगे। क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अधिकारियों के चेहरों से खुशी के भाव धीरे धीरे गायब हो गए। जियांग ताई ने जियोई की ओर रुख किया और कहा, जियो, उन्हें बताओ। जियाओई धीरे से खड़ा हुआ, उसकी नज़र चाकू की तरह तेज थी और वह अधिकारियों पर घूम रहा था, और उसने भारी आवाज में कहा, विश्वसनीय जानकारी के अनुसार 3 महीने के भीतर महान जिन साम्राज्य हमारे तियानकिंग साम्राज्य पर बड़े पैमाने पर हमला करेगा। उस समय तक एजियो ड्रैगन गार्ड्स जितने शक्तिशाली 100,000 सैनिक होंगे और महान जिन साम्राज्य द्वारा भेजी गई सेना निश्चित रूप से 10 लाख से कम नहीं होगी, शायद उससे भी ज्यादा। अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरे भय से भर गए। वे इस खबर से पूरी तरह अनजान थे। एक पल के लिए अधिकारियों के चेहरों पर अब मुस्कुराहट नहीं, बल्कि भय और बेचैनी थी। भीड़ के बीच बर्फ जैसे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी, जो गरिमा में आभा बिखेर रहा था, सामने खड़ा था। ये व्यक्ति तियानकिंग साम्राज्य का राइट चांसलर गे झेंग था। गे झेंग ने अपनी मुठियां भींच लीं और कहा, मैं लॉर्ड जियाओ से पूछने की हिम्मत करता हूं, महान जिन साम्राज्य ने पहले कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया था। अब जब हमारे तियानकिंग साम्राज्य ने ये शानदार जीत हासिल कर ली है, तो उन्होंने फिर से हमला क्यों किया है? जियोई ने उदासीनता से कहा, मैंने महान जिन साम्राज्य के 7वें राजकुमार और ग्रैंड कमांडर जहान बिताओ को मार डाला। वाह! दरबारियों में हंगामा मच गया। ये तो बहुत आवेगपूर्ण है न? वह एक राजकुमार था। अगर मैं महान जिन साम्राज्य का राजा होता तो मैं भी इस गर्व को निगल नहीं पाता। जी झेंग ने गहरी आवाज में कहा, लॉर्ड जियो ने वास्तव में हमारे तियानकिंग साम्राज्य में महान योगदान दिया है, लेकिन चाहे वह 4 देशों द्वारा प्रारंभिक हमला हो या अबासन महान जिन राजवंश, सब कुछ ने उत्प्रेरक के रूप में लॉर्ड जियो की ओर इशारा किया है। श्रीमान जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जियांग ताई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अप्रसन्न भाव व्यक्त किया। हालांकि जियाओई हमेशा की तरह उदासीन रहा, अपने हाथ में शराब के प्याले से खेलता रहा। गे झेंग ने अपनी पीठ सीधी की और सख्ती से कहा, महाराज, मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं है। अब जबकि हमारा तियानकिंग साम्राज्य एक बड़ी आपदा से बच गया है, लॉर्ड जियाओ चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे डर है कि वे महान जिन राजवंश को रोक नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र के संरक्षक मार्शल देवता के रूप में लॉर्ड जियाओ को हर कीमत पर तियानकिंग साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिए। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि लॉर्ड जियाओ हमारे अरबों तियानकिंग नागरिकों की खातिर एक आपदा से बचने के लिए अकेले ही महान जिन राजवंश के पास जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। घृणित! यू हुआक्सियन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह मेज पर जोर से पटकते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ।
फिर भी जियो यी ने यू हुआक्सियन को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक दिलचस्प नज़र थी, क्योंकि वह दरबारियों को देख रहा था जो अभी कुछ ही समय पहले उसके साथ टोस्ट कर रहे थे और कृतज्ञता के आंसू बहा रहे थे। जियो यी की नज़र से मिलते ही कई अधिकारियों ने अपना सिर नीचे कर लिया और उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर सके। जियो यी की निगाहें अंततः जी झेंग पर टिक गईं। श्री जी, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं महानजिन राजवंश में चला गया तो मेरा क्या हश्र होगा? गे झेंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। इसका क्या भाग्य हो सकता है? बेशक यह एक मृत अंत होगा, लेकिन वह ये बात सीधे सीधे नहीं कह सकता था। एक पल सोचने के बाद गे झेंग ने नेकदिली से कहा, अपनी जान की कीमत पर भी एक सच्चे इंसान को नेकी से काम लेना चाहिए। भगवान जियाओ हमारे तियानकिंग साम्राज्य के संरक्षक मार्शल देवता हैं। अगर बदले में आपका जीवन हमारे अरबों नागरिकों की शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सके तो यह इतना बुरा सौदा नहीं होगा। बेशक हम भगवान जियाओ की दयालुता को भी नहीं भूलेंगे। भविष्य में स्वर्ग में आपकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने और आपका नाम अनंत इतिहास में अंकित करने के लिए तियानकिंग साम्राज्य में आपके मंदिर जरूर बनाए जाएंगे। श्री जी सही हैं। यदि भगवान जियाओ खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हैं तो मेरा सरकारी कार्यालय आपके सम्मान में एक दीर्घायु स्टेला का निर्माण करेगा जिसकी पीढ़ियों तक पूजा की जाएगी। हम आपको आश्वासन देते हैं, धूप कभी जलना बंद नहीं होगी। अचानक एक तिहाई दरबारी बाहर खड़े हो गए। अधिकांश लोगों ने अपना सिर झुका लिया और इस मामले से दूर रहे। केवल कुछ ही अधिकारियों ने शियाओ यी के बचाव में कहा, क्या आप सभी में कोई विवेक नहीं है? यदि भगवान शियाओ न होते तो हम बहुत पहले ही एक पतित राष्ट्र के गुलाम बन चुके होते। दिवंगत राजा अपनी मृत्यु के समय भी भगवान जियाओ का बलिदान नहीं करना चाहते थे। तुम सब क्या कर रहे हो? एक पतित राष्ट्र के गुलाम। उसके बिना क्या हम दुश्मनों से घिरे होते और दुर्जय शत्रुओं का सामना कर रहे होते? अब महान जिन साम्राज्य ने उसके कारण सेना भेजी है। दोनों पक्षों में लगातार झगड़ा होता रहा। पर्याप्त। गे झेंग ने धीमी आवाज में चिल्लाकर सबको चुप करा दिया। फिर उसने अपनी नज़र जियाओ यी पर केंद्रित की। प्रभु जियाओ, इतने स्वार्थी मत बनो। जियो यी थोड़ा आगे झुका और गे झेंग की ओर आंखें सिकुड़ते हुए बोला, श्रीमान गे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन के बदले में तियानकिंग साम्राज्य की चिरस्थायी समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है तो क्या आप तैयार होंगे? यह जी झेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर एक ठंडी झुंझलाहट और धार्मिक शब्दों के साथ उन्होंने कहा, तियानकिंग साम्राज्य के लिए जी स्वाभाविक रूप से तैयार है। हालांकि जी का जीवन महत्वहीन है। 1000 या 10,000 बार मरना भी महान जिन राजवंश को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भगवान जियो, आप। जियो यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, श्रीमान जी, क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करेंगे? हम। गे झेंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। क्या शर्त? अपनी जान की बाजी लगाओ। जियो यी ने प्रत्येक शब्द सोच समझकर बोला। जी झेंग और बाकी अधिकारियों की ओर देखते हुए, मैं आप सभी के जीवन की शर्त लगाता हूं। अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दो। जियो यी ने आंखें मूंद लीं और उन मंत्रियों को गौर से देखने लगा जिन्होंने अभी अभी उससे तियानकिंग साम्राज्य को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए कहा था। मंत्रीगण निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। गे झेंग का वृद्ध चेहरा थोड़ा कांप उठा और उसकी मैली आंखें गहरे दुख और क्रोध से जियाओ यी पर टिक गईं। पागल, तुम पूरी तरह से पागल हो। भगवान जियाओ, हम सभी तियानकिंग साम्राज्य के स्तंभ हैं। हम में से किसी की भी अनुपस्थिति राज्य में अकल्पनीय उथल पुथल का कारण बन सकती है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए तुम हम सभी को अपने साथ नीचे खींच लोगे। ये सही है, आपकी मृत्यु से तियानकिंग साम्राज्य बच सकता है, लेकिन हमारी मृत्यु से राज्य में केवल अराजकता फैलेगी और कोई अन्य लाभ नहीं होगा। हम आपसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं प्रभु जियाओ कि आप धार्मिकता को प्राथमिकता दें। तियानकिंग साम्राज्य के अनगिनत लोग निश्चित रूप से आपकी योग्यता को याद रखेंगे। भगवान जियाओ, अगर महान जिन साम्राज्य ने मुझे निशाना बनाया होता तो मैं स्वेच्छा से महान जिन साम्राज्य में जाकर माफ़ी मांगता और मरते दम तक लगन से काम करता। लेकिन उनका निशाना हम नहीं हैं। एक पल के लिए मंत्रीगण हंगामा कर रहे थे। यह उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी। वे अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते थे? जियाओ यी ने भीड़ को देखा। जब वह वहां से गुजरा तो उनके चेहरे दर्द और धार्मिकता से भरे हुए थे। यह मानव स्वभाव था। अभी कुछ क्षण पहले वे उसकी जय जयकार और चापलूसी कर रहे थे, और अब वे स्वयं उसे मार डालने तथा अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसका सिर महान जिन साम्राज्य को अर्पित करने से अधिक कुछ नहीं चाहेंगे। वाह! जियाओ यी ने एक लंबी अस्पष्ट सांस छोड़ते हुए जानबूझकर कहा, किसने कहा कि तुम्हारी जान तियानकिंग साम्राज्य को नहीं बचा सकती? मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जिससे मैं कम समय में गोल्डन क्रो गार्ड्स के बराबर 10 लाख कुलीन सैनिकों की सेना बना सकता हूँ। मुझे बताओ, अगर हमारे पास गोल्डन क्रो गार्ड्स जितनी शक्तिशाली 10 लाख सैनिकों की सेना होती तो क्या हम तियानकिंग साम्राज्य को नहीं बचा सकते थे? 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षक।
अगर हम वास्तव में ऐसी सेना बना सकते तो हम न केवल महान जिन साम्राज्य का विरोध करने की बात कर रहे होते, बल्कि संभवतः उन्हें हड़पने की भी बात कर रहे होते। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? महान जिन साम्राज्य जितना भी शक्तिशाली है, उसने केवल लगभग 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षकों को ही प्रशिक्षित किया है। गे झेंग के चेहरे पर भी अजीबोगरीब बदलाव आ गए। एक पल सोचने के बाद वह बोला, भगवान जियाओ के पास वाकई ऐसी कोई गुप्त तकनीक है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, हालांकि इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए मुझे आपके जीवन की बलि चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तियानकिंग साम्राज्य के लिए अपने प्राण देने को तैयार होंगे। निश्चिंत रहें, एक बार ये सेना बन जाने के बाद यह न केवल महान जिन साम्राज्य की सेनाओं को रोक पाएगी, बल्कि हमारा तियानकिंग साम्राज्य उनकी जगह ले सकेगा और महान कियान राजवंश के अधीन सबसे प्रमुख जागीरदार राज्य बन सकेगा। आप सभी प्रमुख योगदानकर्ता होंगे और पूरे इतिहास में याद किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के लाखों लोग आपकी दयालुता को याद रखेंगे। यू हुआक्सियन, गू जुन्हे, जियांग ताई, ज़ुबुफान और अन्य लोगों ने मंत्रियों को व्यंग्यात्मक निगाहों से देखा। तथापि मंत्रीगण एक दूसरे की ओर देखते रहे, परंतु कोई भी कुछ नहीं बोला। यू हुआक्सियन ने अपनी उंगली के चारों ओर बालों का एक गुच्छा घुमाया और मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या आप लोगों ने नहीं कहा था कि अगर राज्य को बचाना है तो आप मरते दम तक हर संभव प्रयास करेंगे? अब सब चुप क्यों हो गए हैं? निश्चिंत रहें श्रीमान जी, गू जुन्हे ने अपना प्याला उठाते हुए कहा, यदि आप अपना बलिदान देते हैं तो तियानकी मार्शल आर्ट अकादमी निश्चित रूप से आपके पदों को संभालने और तियानकिंग साम्राज्य की रक्षा करने के लिए सबसे तेज गति से पर्याप्त सक्षम मंत्रियों को प्रशिक्षित करेगी। गे झेंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये कैसा थप्पड़ है चेहरे पर? यह एक बहुत बड़ा आघात था। अभी कुछ देर पहले ही वे शियाओही को कर्तव्य की बातें सुनाकर मजबूर कर रहे थे और अब भूमिकाएं उलट गई थीं, जिससे वे एक असहनीय स्थिति में आ गए थे। जियांग ताई सम्मान की सीट पर बैठे अपनी उंगलियों को हल्के से आर्मरेस्ट पर टैप करते हुए और इत्मीनान से कहा, श्री जी, मंत्री वांग, मंत्री ली, क्या आप लोग तियानकिंग साम्राज्य की शाश्वत महिमा के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हैं? धमाका। राजस्व मंत्री वांग ही सबसे पहले भयभीत और चिंतित होकर जमीन पर घुटने टेक दिए। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए, मेरे घर पर अभी भी 100 साल की माँ है और नवविवाहित उपपत्नी है। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। मंत्री ली भी जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। गे झेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी चालाक आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसने आह भरी, महाराज, ये बूढ़ा नौकर बूढ़ा हो गया है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप रिटायर होकर घर लौट जाएं। ये देखकर कई मंत्री तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, हम भी अनुरोध करते हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे दें और घर लौट जाएं। 6 मंत्रियों में से 4 ने अपना इस्तीफा दे दिया। बड़े हॉल के अंदर लगभग 40% अधिकारी जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे। जी झेंग के मुंह के कोने जो पहले लटके हुए थे थोड़े ऊपर उठ गए, जिससे पीछे हटकर आगे बढ़ने की उनकी रणनीति का पता चलता है। उन्होंने बलिदान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने सेवानिवृत्त होकर अपने गृहनगर लौटने का प्रस्ताव रखा। ये जियांग ताई के लिए भी एक खतरा था, अगर तुम इस बूढ़े को ज्यादा धकेलोगे तो मैं रिटायर होकर घर लौट जाऊंगा। उसके रुतबे और पद के कारण दरबार के कई उच्च अधिकारी उसके शिष्य थे। अगर ये मंत्री सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते तो दरबार में अराजकता फैल जाती और महान जिन साम्राज्य की सेनाओं को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और गे झेंग के विचार में नए राजा जियांग ताई राज्य पर अपनी अस्थिर पकड़ के साथ दरबार को और ज्यादा अव्यवस्थित होने की इजाजत नहीं दे पाते। ऐसी चतुर चाल किसी भी अन्य सम्राट को झुकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन इस बार उनकी योजना विफल हो गई। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जियांग ताई जियांग तियानचेन की इच्छा पूरी कर रही थी और जब तक जियोई वहां थी तियानकिंग नष्ट नहीं होगा। जियांग ताई को शियाओई के पास मौजूद तुरुप के पत्ते की अच्छी तरह जानकारी थी, इसलिए इन मंत्रियों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जियांग ताई ने जियोई पर एक नज़र डाली। जियोई ने थोड़ा सिर हिलाया। जियांग ताई सीधे बैठ गए और उदासीनता से बोले, चूंकि आप सभी सम्मानित मंत्री मेरी सहायता करने में शक्तिहीन महसूस करते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। गार्डों, अपने सिर से काली धुंधली टोपियां हटा दें। महाराज, ये जी झेंग और अन्य लोगों के चेहरे पर घोर घबराहट थी। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे जियांग ताई से क्या देख रहे हैं। उनकी योजना के अनुसार जियांग ताई को उनके रुकने पर जोर देना था, अंततः उनके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चीजें उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत कैसे हो गईं। जी झेंग के हाथ कांपने लगे और वह अविश्वास से जियांग ताई को देखने लगा। महाराज, मैं श्री जी की उम्र काफी हो गई है, मैं समझता हूं कि इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जियांग ताई ने उदासीनता से जवाब दिया। गे झेंग का चेहरा पीला और लाल होता रहा जब उसने देखा कि उसकी काली धुंधली टोपी, जो शक्ति और गौरव का प्रतीक है, पहरेदारों द्वारा उतार दी गई।
वह इतना क्रोधित था कि उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और उसने जियांग ताई और शियाओई को गुस्से से घूरते हुए कहा, महाराज, क्या आप शियाओई की खातिर हम पुराने अधिकारियों को, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मौत के घाट उतारने को तैयार हैं? आप एक स्वच्छंद राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। चुप, बूढ़े मूर्ख, युद्ध देवता और मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। और तुम्हारा क्या? तुम सब तियानकिंग साम्राज्य के लिए काम करने का दावा करते हो और शियाओई को मौत के घाट उतारने का दबाव बनाते हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम मुझे इस्तीफा देने की धमकी देते हो। तुम्हें लगता है कि मैं, नया राजा होने के नाते, तुम्हें संभाल नहीं सकता। जियांग ताई अब और सहन न कर सकी, गुस्से से घूरने लगी। मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि मेरे पिता की भी यही इच्छा थी। तियानकिंग साम्राज्य में शियाओई के अलावा सभी की बलि दी जा सकती है, यहाँ तक कि मेरी भी। मुझे इस्तीफा देने की धमकी देने की तुम्हारी क्या औकात है? फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पहरेदारों, उन सबको स्वर्गीय कारागार में डाल दो। यू हुआ शियान, मैं तुम्हें शाही सेंसर नियुक्त करता हूं ताकि तुम उनकी पूरी जांच कर सको। अगर वे रिश्वतखोरी या कानून तोड़ने के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी दे दो या सजा दो। यूहुआक्सियन तुरंत खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक बोला, आपका सेवक आदेश का पालन करता है। महान जिन साम्राज्य के पूर्वी कारखाने के निदेशक के रूप में, ये तो छोड़िए कि ये लोग साफ सुथरे नहीं थे, भले ही वे सभी ईमानदार अधिकारी थे, फिर भी वह उन पर गंदगी खोद सकता था। धमाका! गे झेंग और अन्य लोग मौके पर ही गिर पड़े। जियांग ताई तब खड़े हुए और जोर से घोषणा की, अमरभूत डॉक्टर जू बुफान अपना खिताब प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। ये बूढ़ा आदमी यहाँ है, जू बुफान ने कहा। जियांग ताई ने आगे कहा, एल्डर जू, मैं आपको तियानकिंग साम्राज्य के राष्ट्रीय उपचारक राजा के रूप में नियुक्त करता हूं, ताकि आप 4 प्रतीकों वाली सेना बनाने में संरक्षक मार्शल भगवान की सहायता कर सकें। हाँ, जू बुफान ने अपना सिर हिलाया। जियांग ताई ने आगे कहा, गू जुन्हे, मैं आपको राज्य के महान जनरल के रूप में नियुक्त करता हूं, ताकि आप 4 प्रतीकों वाली सेना बनाने में संरक्षक मार्शल भगवान की सहायता कर सकें। जैसा आपका आदेश हो, गू जुन्हे ने गंभीरता से कहा। अंत में जियांग ताई की निगाहें शियाओई पर टिक गईं। जैसे ही वह अपनी पूरी ऊंचाई पर उठे, उन्होंने गहराई से झुकते हुए कहा, युद्ध देवता, तियानकिंग साम्राज्य का भाग्य आपके हाथों में है। मुझ पर जो भरोसा किया गया है, मैं उसे पूरा नहीं करूंगा। जियो यी ने गंभीरता से जवाब दिया। धमाका! जियांग ताई के आदेशों की श्रृंखला को सुनकर जी झेंग और अन्य लोग बुरी तरह पीले पड़ गए। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि आज की सभी घटनाएं जाल थीं, जिन्हें जियो यी और जियांग ताई ने दरबार को शुद्ध करने, किसी भी असहमतिपूर्ण आवाज को चुप कराने, नए राजा के रूप में जियांग ताई के अधिकार को स्थापित करने और 4 प्रतीक सेना के निर्माण के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया था। जी झेंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को निराशा भरी नजरों से देखा। वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। शाही महल के भीतर जो कुछ भी हुआ, वह शियाओई और जियांग वेई की सहमति से पूरे तियानकिंग साम्राज्य में फैल गया। ये जानने पर कि जी झेंग और महत्वपूर्ण दरबारी अधिकारियों के एक समूह ने वास्तव में शियाओई को उसके कारावास के बाद राज्य की सुरक्षा के बदले में बलिदान देने पर विचार किया था, पूरे तियानकिंग साम्राज्य में एक भी आवाज उनके मामले की पैरवी करने के लिए नहीं उठी। वहां सर्वसम्मति से जश्न मनाया गया और तालियां बजीं। इसका कारण यह है, जियो यी के समय से पहले, हालांकि जियांग तियानचेन भी एक बुद्धिमान राजा था, फिर भी कई बड़े राज्य दूर से ही उस पर लालच भरी नजरें गड़ाए हुए थे और रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी उत्तराधिकार के विवादों में दखल देती थी, बिस्तर के पास रहकर भी सिंहासन पर कब्जा जमाए रखती थी। इससे जियांग तियानचेन का ध्यान भटक गया, जिसके कारण उसके अधिकारियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया और उसकी प्रजा का जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट से कोसों दूर हो गया। जियो यी की उपस्थिति तक, सबसे पहले उसने तियानलान का सफाया किया, फिर किंगयुन का सफाया कर दिया। अब वह बेजिंग साम्राज्य और सिहाई साम्राज्य को भी पीछे हटाने में कामयाब हो गया। इससे ज्यादा और क्या, जियाओ यी ने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को ध्वस्त कर दिया। उसकी जगह तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी, जो अब तियानकिंग साम्राज्य में मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि है, सभी लोगों से छात्रों की भर्ती कर रही थी। परीक्षा पास करने पर, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश पाया जा सकता था। बिना किसी अतिशयोक्ति के शियाओ यी ने अकेले ही तियानकिंग साम्राज्य के लोगों की नियति बदल दी। जब उन्होंने सुना कि गे झेंग और अन्य लोग जियाओ यी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो सबसे पहले इनकार करने वालों में यही लोग थे। महान जिन साम्राज्य की सेना उनके शहर की घेराबंदी करने वाली थी। शियाओ यी द्वारा पहले किए गए अनेक चमत्कारों के कारण लोगों को शियाओ यी से भी अधिक दृढ़ विश्वास था कि वे इस युद्ध को जीत सकते हैं। क्या तुमने सुना है? युद्ध देवता 4 प्रतीकों वाली सेना बनाने की योजना बना रहे हैं और अभी सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। क्या आप गंभीर हैं? जरूर, मैं। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे नूडल्स अभी अभी उबल कर आए हैं।
मैं अब कुछ नहीं खा रहा हूँ, मुझे वापस जाना है और अपने बेटों को सेना में भर्ती कराना है। ठीक है, भर्ती हो जाओ। अतीत में सेना में भर्ती होना लोगों के लिए एक कठिन परीक्षा थी और हर कोई चाहता था कि वह अपने जवानों को घर पर छिपा सके। अब वे समाचार सुनकर अपने बेटों को सेना में भर्ती होने के लिए भेजने के लिए उत्सुक थे। गू जुन्हे, जो भर्ती के प्रभारी थे, ने ये समाचार पाकर धीरे से आह भरी और उस भर्ती योजना को देखा जो उन्होंने पूरी रात लगन से तैयार की थी। लोगों के दिल हमारे साथ हैं। ये वास्तव में लोगों के दिल हमारे साथ हैं। अगले दिन जब तियानकिंग साम्राज्य के भर्ती केंद्र खुले तो भर्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से दंग रह गए। दरवाजे के बाहर लंबी कतारें लगी थीं। हर व्यक्ति ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था, जो भर्ती होने के लिए मजबूर होने पर आमतौर पर निराश होने वाले रवैये से बिल्कुल अलग था, जो चाहता था कि अधिकारी उसे घर वापस भेज दें। भर्ती प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से संपन्न हुई। एक दिन में वे 150,000 लोगों की सेना भर्ती करने में सफल रहे। ऐसा विभिन्न स्थानों पर स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण था। भर्ती होने आए कई लोग समय पर परीक्षण पूरा नहीं कर पाए। गू जुन्हे ने अपने हाथों में मोटी रोस्टर को देखते हुए रात भर जियो यी की तलाश की। जियाओ यी जू बुफान के साथ दवा पर चर्चा कर रही थी। जू बुफान ने शी याओकियान के लिए जो दवा बनाई थी वह जियाओ यी के नुस्खे से मिली थी। ये सिर्फ इतना था कि जू बुफान के मिश्रण में एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके कारण शी याओकियान ने नियंत्रण खो दिया था। जियो, आपके मार्गदर्शन से सभी 4 दवाइयां आशाजनक परिणाम दे रही हैं। बिना किसी दुर्घटना के 3 दिनों में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता है। जू बुफान ने उत्साह से जियोई को देखा। उसकी धुंधली आंखें प्रशंसा और उत्साह दोनों से चमक रही थीं। चिकित्सा के क्षेत्र में जियाओई की उपलब्धियों ने जू बुफान को सचमुच चौंका दिया। जियोई ने सिर हिलाया। दवा आपके हाथ में है, मुझे बस आश्चर्य है कि भर्ती कितनी आसानी से चल रही है। सुचारू रूप से, ये तो बहुत ही सुचारू रहा है। दरवाजे के बाहर से गू जुन्हे की आवाज़ आई। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस पहला दिन है और हमने पहले ही 1,50,000 लोगों की भर्ती कर ली है। हमारे पास तैयारी नहीं थी और स्टाफ की कमी थी, इसलिए बहुत से लोग जांच पूरी नहीं कर पाए। मैं आपसे ये चर्चा करने आया हूं कि अगर दवाइयों की स्थिति ठीक रही तो क्या हमें भर्ती करने वालों की संख्या बढ़ाकर 15 लाख कर देनी चाहिए। यदि वे 1.5 मिलियन और लोगों की भर्ती करते तो तियानकिंग साम्राज्य की कुल सैन्य शक्ति 2 मिलियन तक पहुंच जाती। जू बुफान ने गंभीरता से कहा, जब तक औषधीय सामग्री बनी रहेगी तब तक दवा के साथ कोई समस्या नहीं होगी। जियोई ने एक पल सोचा और फिर कहा, यहाँ रुको, मैं खजाना मंडप जाऊंगा। अगर खजाना मंडप हमारी सहायता करने को तैयार है तो औषधीय सामग्रियों के साथ कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, दोनों ने बार बार सिर हिलाया। जियोई मुड़ा और चला गया। ... महान जिन साम्राज्य। महान कियान राजवंश के अधीन 100 से अधिक जागीरदार राज्यों में से यह एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र का योद्धा था। हालांकि ये धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र योद्धा पूरे वर्ष बंद दरवाजे के पीछे साधना में रहता था, शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाता था, जो एक निवारक के रूप में अधिक कार्य करता था। महान कियान के अधीन महान जिन ने सर्वोच्च शासन किया। यह कोई बेकार शेखी नहीं थी। महान जिन साम्राज्य का विशाल महल तियानकिंग साम्राज्य की राजधानी से 10 गुना बड़ा था, बेहद विशाल और भव्य। एक साधारण व्यक्ति को महल के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने में कम से कम 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगता था। पूरा महल वास्तव में एक संरचना था और ऐसी भी अफवाहें थीं कि महल के नीचे महान जिन साम्राज्य की दबी हुई ड्रैगन नसें छिपी थीं। बूम बूम बूम। स्वर्ण सिंहासन कक्ष के बाहर स्वर्गीय ढोल की गड़गड़ाहट गूंज उठी। केवल आपातकालीन स्थिति में ही यह स्वर्गीय ढोल बजाया जाएगा। पलक झपकते ही अनगिनत मंत्री महल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में कई मंत्रियों की मुलाकात अपने साथियों से हुई और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? मुझे पता नहीं है। क्या वह मंत्री किन आगे नहीं है? चलो उससे पूछते हैं। किन यू, महान जिन साम्राज्य के युद्ध मंत्री, ताओक्लेश क्षेत्र की 8वीं परत के योद्धा। एक ऊंचे घोड़े पर सवार किन यू ने उन कुछ मंत्रियों पर नजर डाली जो उसके पास पहुंच गए थे। उनके सवालों के जवाब में किन यू ने उदासीनता से कहा, अगर यह मंत्री गलत नहीं है तो इसका संबंध तियानकिंग साम्राज्य से होना चाहिए। तियानक्विन किंगडम। मंत्रीगण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी नज़र में तियानकिंग राज्य धूल का एक कण मात्र था जो नानहुआन क्षेत्र के सुदूर कोनों में छिपा हुआ था। इतना छोटा सा देश स्वर्गीय ढोल कैसे बजा सकता है? मन में विभिन्न विचार रखते हुए मंत्रीगण स्वर्ण सिंहासन कक्ष में पहुंचे। उनके बैठते ही एक मधुर आवाज आई, महामहिम आ गए हैं। हम महामहिम का अभिवादन करते हैं। महामहिम का योगदान हजारों पीढ़ियों तक चलता है, उनकी विरासत सदैव बनी रहती है। भीड़ एक स्वर में चिल्लाए। महान जिन साम्राज्य और तियानकिंग साम्राज्य के बीच यही अंतर था।
तियानकिंग साम्राज्य के शासक को केवल वह हमेशा जीवित रहे के रूप में संदर्भित किया जा सकता था, लेकिन महान जिन साम्राज्य को वह हजारों पीढ़ियों और अनंत काल तक जीवित रहे के रूप में प्रशंसा मिल सकती थी, जबकि महान कियान राजवंश के सम्राट को उनका शासनकाल हमेशा के लिए बना रहे के रूप में संदर्भित किया जाता था। ये पदानुक्रमिक स्थिति का संकेत था और साथ ही ताकत का प्रतिबिंब भी। जिन सम्राट गरिमा में और उदार थे, सुनहरे ड्रैगन से लिपटे ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए, उनकी चाल धरती पर चल रहे एक सच्चे ड्रैगन जैसी थी। उनकी आंखें ऐसी चमकीली थीं मानो उनमें सूर्य, चंद्रमा और तारे समा रहे हों। वे ड्रैगन सिंहासन पर विराजमान थे, उनकी उपस्थिति बिना किसी क्रोध के प्रभावशाली थी। उनसे एक शांत स्वर निकला, मेरा 7वां पुत्र मर गया है, मेरे शाही रक्षकों का प्रधान सेनापति मर गया है। 2 साधारण वाक्यों ने एकत्रित मंत्रियों को भयभीत कर दिया। वे आश्चर्य और अविश्वास से भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। 7वां राजकुमार मर गया। कौन इतना निर्लज्ज था कि 7वें राजकुमार की हत्या करने का साहस कर सका? जिन सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या किन्यू मौजूद है? आपका नौकर यहाँ है। किन्यू सीधे खड़े हो गए, उनका विशाल शरीर दरबार पर शासन कर रहा था। जिन सम्राट ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षक, 10 लाख सैनिक प्रदान करता हूँ। 4 राजाओं को पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से तियानकिंग साम्राज्य की ओर ले जाओ। मेरे लिए तियानकिंग को समतल करो और शियाओई का सिर वापस लाओ। आपका सेवक आदेश का पालन करता है। किन्यू ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। उसका सिर ऊंचा था, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरा था। महाराज, निश्चिंत रहें, आपका सेवक तियानकिंग को ध्वस्त कर देगा और राजकुमार का बदला लेगा। इस स्थान पर अपनी पिछली यात्रा के बाद से जियाओई कुछ उदास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह नानहुआंग शहर में था तो उसने खजाना मंडप से भाग्य की राह पर चलना शुरू किया था, लेकिन उसकी ताकत और स्थिति में वृद्धि के साथ साथ तियानकिंग साम्राज्य के चारों ओर हाल ही में लगातार होने वाली लड़ाइयों के कारण जियोई का खजाना मंडप के साथ संबंध बहुत कमजोर हो गया था। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए एक नौकर मुस्कुराया और बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जियोई ने कहा, कृपया एल्डर यान को बताएं कि नानहुआंग से एक पुराना दोस्त यहाँ मिलने आया है। जरूर, कृपया एक क्षण रुकें। दूत तुरंत चला गया। थोड़ी देर बाद एल्डर यान मिंगली हड़बड़ाहट में बाहर भागे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा मैल से भरा हुआ था। उनके कपड़े फटे हुए थे मानो उन्हें आग से जलाया गया हो। उसके कोयले जैसे काले चेहरे पर 2 आंखें बेमिसाल चमक से चमक रही थीं। दूर से ही उसने जियाओई को देखा और जल्दी से उसके पास गया। जियाओ, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई है? जियोई ने यान मिंगली को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आपको क्या हुआ एल्डर यान? चलो इस बारे में बात नहीं करते। एल्डर चेन एक गोली को परिष्कृत कर रहे हैं और उनकी सहायता करते हुए मेरी यह हालत हो गई। यान मिंगली ने अपना चेहरा पोंछा, हंसा और बोला, जियाओ, तुम्हारा ट्रेजर पवेलियन आना दुर्लभ है। आओ और मेरे साथ पिछले हॉल में बैठो। एल्डर चेन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। जब से तुम गए हो तब से वह तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जियोई मुस्कुराया, बस जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एल्डर यान, बेहतर होगा कि मुझे पहले वहां ले चले जहां एल्डर चेन गोलियों को परिष्कृत कर रहे हैं। अरे जियो, तुम्हें कीमिया में भी रुचि है? यान मिंगली हैरान थी। जियोई ने अपना सिर हिलाया, अगर हम अभी नहीं गए तो मुझे डर है कि एल्डर चेन की गोलियों का बैच बर्बाद हो जाएगा। यान मिंगली के चेहरे पर घोर आश्चर्य झलक रहा था। वह एल्डर चेन के कीमिया कौशल से अच्छी तरह वाकिफ था। पूरे तियानकिंग साम्राज्य में वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कीमियागर के रूप में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा था। तियानकिंग साम्राज्य में अगर कोई कीमिया की बात करता था तो एल्डर चेन ही सबसे आगे था। वह 7 दिन और रात से इस बैच को परिष्कृत कर रहा था और लगभग सफल होने ही वाला था। ये कैसे असफल हो सकता है? लेकिन यान मिंगली अच्छी तरह जानता था कि जियाओई कैसा इंसान है। वह बिना वजह कुछ नहीं कहता। उसने तुरंत कहा, चलो मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूं। दोनों पिछवाड़े के कीमिया कक्ष में पहुंचे। ये कीमिया कक्ष सीधे पृथ्वी की अग्नि से जुड़ा हुआ था और दूर से ही तापमान बढ़ता हुआ महसूस किया जा सकता था। मास्टर को बधाई, मास्टर को बधाई। एक बार जब ये द्वितीय स्तर का जुवानियांग अमृत पूरा हो जाएगा तो मास्टर 2 सितारा कीमियागर बन जाएंगे। कीमिया कक्ष के अंदर से एक चापलूसी भरी आवाज आई। चेनफू की भी हंसी फूट पड़ी। हा, चेन यू, इस बार मैं तुम्हारी और एल्डर यान की मदद का एहसानमंद हूँ। एक बार जब तुम्हारा गुरु 2 सितारा कीमियागर बन जाएगा तो तुम्हें बहुत अच्छे इनाम मिलेंगे। गुरु, आपका धन्यवाद। चेन यू का चेहरा खुशी से चमक रहा था कि अचानक उसकी नज़रें हट गईं और उसने एल्डर यान और शियाओगी को जल्दी से दरवाजे से अंदर आते देखा। उसकी भौहें तन गईं और उसने नाराजगी से कहा, एल्डर यान, कीमिया कक्ष एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। आप किसी को यूं ही अंदर कैसे ला सकते हैं? यान मिंगली के पास समझाने का समय नहीं था और वह चेनफू की ओर मुड़ी। बड़े चेन, जल्दी रुको, गोलियों के इस बैच में एक समस्या है। हम
चेन फू हैरान रह गया, कोई समस्या? कैसी समस्या? यान मिंगली के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, वह नहीं जानता था कि समस्या क्या है, इसलिए उसने शियाओ यी की ओर देखा। शियाओ, तुम देखो। जियाओ यी ने विनम्रता से चेन फू को इशारा किया और बोलने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े चेन यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में उसे टोक दिया, बड़े यान, किसी हरे बच्चे को यहाँ लाकर मेरे गुरु को कीमिया सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मेरे गुरु को कुछ ज्यादा ही नीची नज़र से नहीं देख रहे हो? विशाल तियानकिंग साम्राज्य में कौन नहीं जानता कि मेरे गुरु कीमिया के क्षेत्र में नंबर 1 हैं। चेन फू निश्चित रूप से जियोई की पहचान से अवगत था, लेकिन वह जियोई को उसकी मार्शल प्रतिभा के लिए भी जानता था। उनके विचार में, चाहे जियोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट और कीमिया दोनों में पारंगत नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी गोलियों का बैच खत्म होता जा रहा था, उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, और चेन यू की तारीफ से और भी बढ़ गया। और यहाँ तो जियाओ यी दावा कर रहा था कि उसकी गोलियों का बैच बर्बाद होने वाला है। बैककोट बैककोट बैककोट, वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? चेन फू ने भी अप्रिय चेहरे के साथ कहा, जियो, अमृत का ये बैच जल्द ही तैयार हो जाएगा। कृपया थोड़ी देर के लिए पीछे वाले हॉल में प्रतीक्षा करें। एल्डर यान के चेहरे पर चिंता के भाव थे। एल्डर चेन, जियो ने कहा कि अमृत के इस बैच में एक समस्या है। आप? पर्याप्त, चेन यू ने गुस्से से कहा, बड़े यान, आप जानते हैं कि हमारे गुरु ने इस अमृत के जत्थे में कितना कुछ डाला है। ऐसे नाजुक क्षण में आप मदद नहीं करते, और अब आप हमारे गुरु का दिमाग भी खराब करना चाहते हैं। आप असल में क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे गुरु को 2 सितारा कीमियागर बनते नहीं देखना चाहते? मैं? यान मिंगली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जियोई ने उसे रोक दिया। जियोई मुस्कुराया, चूंकि वे सुनना नहीं चाहते, तो चलो हम किनारे से ही देखते हैं। यान मिंगली एक पल के लिए हिचकिचाया, और ये देखकर कि जियोई ने पहले से ही उदासीनता से देखने का रुख अपना लिया था, वह केवल आह भर सका और एक तरफ खड़ा हो गया। चेन फू ने गोली भट्टी को गौर से देखा, उसका चेहरा भावहीन था। चेन यू के चेहरे पर उपहास के भाव थे। अभी भी अपने गुरु को निर्देश देने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें सच में नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है? ये बच्चा 20 साल का भी नहीं है। अगर यह बता दे कि हमारे गुरु ने कीमिया में कहाँ गलती की है, तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारी रात की नींद के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। सच में मुझे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का अंदाज़ा नहीं है। तथापि उसके शब्द अभी समाप्त हुए थे। एम्पायर के साथ जुड़े रहें। अचानक गोली भट्टी हिंसक रूप से कांप उठी। धमाका! एक तेज आवाज के साथ पृथ्वी की आग चारों ओर फैल गई, और आग का एक स्तंभ आकाश में उछल गया, जो वास्तव में कीमिया कक्ष की छत को तोड़ता हुआ निकल गया। टकराना! पूरी छत उड़ गई और दर्जनों मीटर ऊंचे अग्निस्तंभ ने पूरी गोली भट्टी को पूरी तरह से घेर लिया। चिलचिलाती गर्मी ने चेन फू और उसके शिष्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या हो रहा है? चेन यू की आंखें फैल गईं, उसके पैर डर से ढीले पड़ गए। यदि चेन फू ने उसे समय रहते खींचकर दूर न खींच लिया होता, तो आग का वह स्तंभ उसे जलाकर राख कर सकता था। चेन फू भी असमंजस में था। गोलियों की भट्टी में आग की लपटें और हल्की दरारें उभरती देख उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बस सफलता मिलने ही वाला था। मैं दूसरे दर्जे के कीमियागर के स्तर पर कदम रखने ही वाला था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों? गुरुजी, क्या वास्तव में क्या हुआ? चेन यू पूरी तरह से चकित था। चेन फू ठंडे पसीने से लथपथ था। उसके चेहरे पर निराशा की तस्वीर थी। पृथ्वी की आग नियंत्रण खो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भट्टी फट जाएगी। क्या विस्फोट? चेन यू का चेहरा पीला पड़ गया, उसका सिर भिनभिना रहा था, उसका दिमाग खाली हो गया। फिर उसने अचानक जियाओई को क्रूरता से देखा। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही बदकिस्मत हो। अगर तुमने विस्फोट का जिक्र नहीं किया होता तो यह नौबत कैसे आ सकती थी? जियोई, यान मिंगली ने चेन यू को घूरते हुए कहा, बकवास। जियो ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, और अब तुम उस पर दोष मढ़ रहे हो। मैं चेन यू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। ये वही था जिसने जियाओई को कुछ भी न जानने और बकवास चिल्लाने के लिए डांटा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियोई उसे सही साबित कर देगी। चेन फू निराशा में फूट फूट कर हंसा, छोड़ो। लगता है किस्मत ने तय कर दिया है कि मैं दूसरी परत का कीमियागर नहीं बनूंगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। चेन यू, फौरन सबको ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकाल दो। अगर भट्टी फट गई तो अंजाम अकल्पनीय होगा। हाँ, चेन यू ने जल्दी से सिर हिलाया। लेकिन तभी जियाओ यी की आवाज़ धीमी होकर उठी, मुझे एक बार कोशिश करने दो। मुझे कोशिश करने दो। जियो यी ने आह भरी और आगे बढ़ गया। चेन फू और अन्य लोगों के पिछले रवैये के कारण वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। तथापि यदि 4 प्रतीकों वाली सेना को सुचारू रूप से विकसित करना था, तो उन्हें अभी भी खजाना मंडप के विशाल संसाधनों की आवश्यकता थी।
इसलिए अब मदद करने से भविष्य के लेन देन बहुत आसान हो जाएंगे। चेन यू अचंभित रह गया, फिर गुस्से से बोला, बेटे क्या तुम कीमिया समझते भी हो? स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है और अब इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम कोई गड़बड़ी करोगे और इससे बहुत बड़ा विस्फोट होगा तो पृथ्वी की आग की प्रतिक्रिया पूरी राजधानी को आग के समुद्र में बदल सकती है। क्या तुम इसके परिणाम सहन कर सकते हो? जियो यी ने भौहें चढ़ाईं और उसे ठंडी नज़र से देखा, जिससे चेन यू का शरीर कांपने लगा, मानो वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो और वह जो शब्द कहने वाला था उसे निगल गया। जियाओ यी का चेहरा उदासीन था, रोते रहो और मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। आप। चेन यू कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जियो यी एक भयानक जानवर में बदल गया हो जिसने उसे बोलने का साहस ही नहीं दिया। जियो यी ने चेन फू की ओर देखा, मुझे कोशिश करने दो। चेन फू की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दे सका, हम आपकी सहायता के लिए आभारी हैं, जियो। हम। जियो यी ने थोड़ा सिर हिलाया और लापरवाही से कीमिया भट्टी की ओर चला गया। बूम बूम बूम, पृथ्वी की आग उबल रही थी, आग के स्तंभ आकाश में उठ रहे थे और आग की भयानक लहरें ऐसी लग रही थीं मानो वे सब कुछ निगल जाएंगी। लपटों की लालिमा उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। चेन यू ने बार बार व्यंग्य किया, बड़े यान, क्या आपका दोस्त पागल हो गया है? पृथ्वी की आग नियंत्रण से बाहर है, यहाँ तक कि मेरा स्वामी भी इसे संभाल नहीं सकता। वह खुद को क्या समझता है? एल्डर यान ने उसे देखा और जियो यी को उत्सुकता से देखा। ठीक तभी जियो यी ने अचानक अपनी हथेली धधकती लपटों की ओर बढ़ा दी। चेन यू के चेहरे पर और भी अधिक उपहासपूर्ण भाव उभर आए, क्या यह आदमी पागल हो गया है? ये पृथ्वी की आग है, यहाँ तक कि स्वर्ण कोर क्षेत्र में किसी की भी महत्वपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की आग के उच्च तापमान का सामना नहीं कर सकती। क्या वह इसके साथ नष्ट होने की योजना बना रहा है? तथापि जैसे ही जियाओई का हाथ लपटों में घुसा, लगातार उबलती हुई प्रचंड आग अपने स्वाभाविक शत्रु से टकराती हुई प्रतीत हुई और उससे बचती हुई प्रतीत हुई। साम्राज्य के साथ अपना रोमांच जारी रखें। उसके हाथ बाईं और दाईं ओर घूम रहे थे और वह अपने सामने लगी आग की दीवार में जबरदस्ती दरार बना रहा था। उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या? चेन यू हक्का बक्का रह गया, यह असंभव है। वह पृथ्वी की आग थी। गोल्डन कोर दायरे में किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जा तुरंत भस्म हो जाएगी, फिर भी जियो यी अपने नंगे हाथों से पृथ्वी की आग को फाड़ सकता है। चेन फू भी गहरे सदमे में था, अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। एल्डर यान के चेहरे पर उत्साह दिखा और वह गर्व से मुस्कुराए, मैंने हमेशा कहा है कि जियो कुछ भी कर सकता है, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? चेन फू ने आश्चर्य से सिर हिलाया। चेन यू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और हार मानने को तैयार नहीं हुए, कहा, हम, ये केवल ये दर्शाता है कि उसकी जीवन शक्ति मजबूत है, इससे और कुछ साबित नहीं होता। खुला। जियो यी ने हल्की सी चीख मारी। उसके चारों ओर से प्राण ऊर्जा फूट पड़ी और एक हाथ से आगे की ओर धकेलते हुए दसियों मीटर ऊंचे अग्निस्तंभ को पूरी तरह से चीर डाला। उसके बाएं हाथ ने लाल गर्म गोलियों की भट्टी पकड़ ली और कर्कश ध्वनियों के बीच काले धुएं का एक गुबार उठा और शाओ यी ने जोर से भट्टी उठा ली। सस। चेन फू और अन्य लोग दंग रह गए, पूरी तरह से अचंभित। इस कीमिया भट्टी का वजन हजारों पाउंड था। ये बहुत गर्म था और जियो यी ने इसे एक हाथ से उठा लिया। जियाओ यी ने अपने दाहिने हाथ से कीमिया भट्टी को ऊपर उठाया हुआ था, जबकि अपने बाएं हाथ से आगे की ओर धक्का दे रहा था। उसकी हथेली से प्राण ऊर्जा बेतहाशा बह रही थी, ऊर्जा के एक स्तंभ में एकत्रित हो रही थी और अचानक पृथ्वी की आग के आउटलेट की ओर गिर रही थी। सील। धमाका। प्राण ऊर्जा का स्तंभ टूटकर नीचे गिर गया, जिससे पृथ्वी की अग्नि का निकास अवरुद्ध हो गया। उसी समय ऊर्जा स्तंभ बिखर गया, इसकी शुद्ध ऊर्जा टूटी हुई पृथ्वी अग्नि व्यूह में रिस गई, जिससे भयानक लपटें हवा में फैल गईं। धम्म। जियाओ यी ने कीमिया भट्टी को एक तरफ रख दिया, अपने हाथ झाड़ लिए और चेन फू की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, बात बस इतनी है कि पृथ्वी अग्नि व्यूह रचना बरसों से घिस गई है और इस बार तुम्हारे बहुत देर तक इस्तेमाल करने की वजह से यह टूट गई। मैंने व्यूह रचना को सील कर दिया है, अब जब तक कोई इसकी मरम्मत कर दे कोई और समस्या नहीं होगी। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद, जियो। चेन फू ने अंततः होश में आते हुए गंभीर भाव से कहा। जियाओ यी ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं था, वह तो बस अपनी महान शक्ति पर भरोसा कर रहा है। चेन यू ने अविश्वास से बुदबुदाया। चुप रहो। चेन फू ने उसे कड़ी नज़र से देखा और डांटा, क्या तुम जियो से माफ़ी नहीं मांगोगे? माफ़ी मांगो? मैंने क्या गलत कहा? चेन यू ने अपनी गर्दन कड़ी करते हुए कहा, उसने पहले कहा था कि मेरे गुरु ने कीमिया प्रक्रिया के दौरान गलती की है, बस दिखावा कर रहा था। ये तो बस किस्मत थी कि उसे एक टूटी हुई पृथ्वी अग्नि व्यूह रचना मिली और वह केवल अपनी मजबूत साधना पर निर्भर है। मैंने क्या गलत कहा? बैककोट बैककोट बैककोट। जियो, इस लड़के को मैंने बिगाड़ दिया है, कृपया इसे माफ़ कर दो। चेन फू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा जैसे ही उसने अपने हाथ जियाओ यी की ओर जोड़े,
लेकिन अपने दिल में वह चेन यू के विचार से सहमत था। अफसोस के साथ दरारों से ढकी गोली भट्टी को देख रहा था। ये गोलियों के इस बैच के लिए सिर्फ एक दया है। ये सफलता से केवल एक कदम दूर था, लेकिन अब सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। कोई बात नहीं, बस गोली जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान बहुत ज्यादा था। बस थोड़ी सी फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब मिलानी है, जियाओ यी ने बगल से कहा। चेन फू चौंका। फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब? चेन यू ने व्यंग्य से भरकर अपनी बाहें छाती पर रख लीं। बिल्कुल एक आम आदमी। क्या तुम कीमिया समझते भी हो? रहस्यमय यांग अमृत की प्रकृति यांग अग्नि की है, जबकि फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसमें यिंग शीतल गुण होते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो औषधीय गुणों में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और यह सीधे जहर की गोली में बदल जाएगी। और तुम फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब मिलाने की बात कह रहे हो? चेन फू भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जियाओ यी ने उन दोनों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हारी बातें बकवास के अलावा कुछ नहीं है, इसमें विश्वास करने जैसा क्या है? चेन यू ने व्यंग्य किया। मेरे गुरु उस समय कीमिया का अभ्यास कर रहे थे जब तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। चेन फू ने गहरी आवाज में कहा, जियो, हमें अभी भी मदद करने के लिए आगे आने के लिए आपको धन्यवाद देना है। रहने भी दो। जियो यी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, चूंकि तुम्हें विश्वास नहीं है तो रहने दो। उसका सुअरों के सामने मोती फेंकने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि यान मिंगली ने गंभीरता से कहा, एल्डर चेन, मुझे लगता है कि आपको इसे आजमाना चाहिए। हम? चेन यू ने भौहें चढ़ाईं और कहा, बड़े यान, क्या आप मेरे गुरु से सवाल कर रहे हैं? तियानकिंग साम्राज्य की कीमिया की दुनिया में नंबर 1 होने के नाते चेन फू के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर कि यान मिंगली खुद पर भरोसा करने के बजाय जियाओ यी पर ज्यादा भरोसा करता है, उसके चेहरे पर भी कुछ भद्दापन आ गया। यान मिंगली ने गंभीरता से कहा, एल्डर चेन, इस समय तो किसी भी तरह से फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब की बर्बादी ही है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए? मास्टर, जैसा वह कहते हैं वैसा ही करके देखो, कहीं ऐसा न हो कि कोई असहमत रह जाए। चेन यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चेन फू ने आह भरते हुए कहा, ठीक है। फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब कोई कीमती औषधीय जड़ी बूटी नहीं थी, वे कीमिया कक्ष में भंडारित थीं। पूरी फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब गहरे हरे रंग की थी, जिसकी सतह बर्फ जैसे क्रिस्टल जैसे साफ क्रिस्टल से बिंदीदार थी, छूने पर ठंडी। चेन फू ने फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब को गोली भट्टी में फेंक दिया। उसी समय उसने कंडेंसिंग एलिक्सिर आर्ट को सक्रिय कर दिया, जिससे गोली भट्टी के अंदर क्यूई एकत्रित हो गई। थोड़ी देर बाद गोली भट्टी का कंपन बंद हो गया, जो स्पष्ट रूप से गोली संघनन के अंत का संकेत था। चेन फू को जहर की गोलियों को देखने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और उसने आह भरते हुए कहा, चेन यू, जाओ और गोलियां निकालो। हाँ। चेन यू ने विजयी भाव से जियाओ यी की ओर देखा। चलो देखते हैं अब तुम क्या कहना चाहती हो। धम्म। चेन यू ने गोली भट्टी का ढक्कन उठाया। तथापि जिस क्षण गोली की भट्टी का पर्दाफाश हुआ, चेन यू के चेहरे से आत्मसंतुष्ट भाव गायब हो गया। यह असंभव है। पूरे कीमिया कक्ष में औषधि की सुगंध फैल गई। चेन फू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये है। उसने चेन यू को एक तरफ खींचा और गोली भट्टी से 3 गोलियां निकालीं। गोलियां पूरी तरह से लाल थीं और हाथ में गर्म महसूस हो रही थीं। यह एक रहस्यमय यांग अमृत है। इसके अलावा एक उच्च गुणवत्ता वाला रहस्यमय यांग अमृत। ये कैसे संभव है? चेन फू पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वास्तव में उच्च गुणवत्ता? सामान्यतः केवल द्वितीय श्रेणी का मध्यम स्तर का कीमियागर ही इस गुणवत्ता की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से बेकार गोलियों का एक बैच मात्र था। ये कैसे हो सकता है कि केवल फ्रॉस्ट कंडेंसिंग हर्ब का एक डंठल डालने से न केवल स्थिति कचरे से खजाने में बदल गई, बल्कि यह उच्च गुणवत्ता वाली भी हो गई। उच्च गुणवत्ता वाला? चेन यू भी हैरान था। वह विश्वास से चेन फू के हाथ में रखी गोलियों को घूर रहा था। उसका चेहरा बारी बारी से पीला और लाल हो रहा था, मानो उसे अभी अभी दर्जनों बार बुरी तरह थप्पड़ मारे गए हों। यान मिंगली ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हा, एल्डर चेन, जियो ने आपको निराश नहीं किया है ना? ये सिर्फ निराश न होने की बात नहीं है, ये तो बस एक चमत्कार है। सचमुच, लोगों से परे भी लोग हैं और स्वर्ग से परे भी स्वर्ग हैं। चेन स्वीकार करता है कि उसने अपने सामने मौजूद महानता को नहीं पहचाना। चेन फू ने आत्महीनता से अपना सिर हिलाया और शियाओ यी की ओर हाथ बढ़ाया। शियाओ, मुझे आशा है कि आप मेरी अदूरदर्शिता को माफ कर देंगे। यान मिंगली ने इत्मीनान से कहा, मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि अगर कोई सचमुच कचरे को खजाने में बदल देता है तो वह अपना सिर खोलकर उसे रात के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार है। मैं? चेन यू का चेहरा राख-सा हो गया और वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी गर्दन अकड़ गई। जियो, कृपया मेरा सिर ले लो। उठो। एल्डर यान केवल मजाक कर रहे थे, ऐसे चरम उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है। जियाओ यी ने चेन फू को देखते हुए दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बड़े चेन, मुझे आपसे एक बात पर चर्चा करनी है। जियो, कृपया बोलो।
चेन फू ने सिर झुकाया। चेन यू ने यान मिंगली की ओर मुड़ते हुए दोनों की गायब होती पीठों को देखा। बड़े यान, ये असल में कौन है? यान मिंगली ने उसे अजीब भाव से देखा और उदासीनता से कहा, उसका नाम जियाओ यी है। जियो यी। चेन यू स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा अचानक बदल गया, अविश्वास से भर गया। वह संरक्षक मार्शल भगवान। खजाना मंडप के अंदर चेन यू का चेहरा उत्सुकता और प्रशंसा से भरा हुआ था जब वह सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा होकर शियाओ यी को चाय और पानी परोस रहा था। जियाओ यी उसके व्यवहार को देखकर कुछ असहाय महसूस कर रही थी। तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। एम्पायर में छिपी सामग्री खोजें। चेन यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया, अपने पिछले अहंकार और घमंड का जरा भी अंश नहीं दिखाते हुए पूरी ईमानदारी से बोला, युद्ध देवता, मुझे पहले पता ही नहीं चला कि यह आप हैं, और मैंने अनजाने में आपको नाराज कर दिया। आप उदार होने के कारण मेरी तुच्छ हरकतों को दिल पर नहीं लिया, लेकिन ये सब तो मुझे करना ही चाहिए। चेन फू ने हंसते हुए कहा, जियो, तुम उसे अनदेखा कर सकती हो। इस लड़के ने सचमुच तुम्हें अपना आदर्श मान लिया है। हे। चेन यू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, इन दिनों तियानकिंग साम्राज्य में लगभग हर कोई आपको एक आदर्श मानता है। जियाओ यी खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक सका। फिर उसने चेन फू की ओर देखा। चेन, मैंने आ जाने की आज़ादी इसलिए ली है क्योंकि हम महानजिन साम्राज्य के जवाब में 4 प्रतीकों वाली सेना बना रहे हैं। हालांकि औषधीय सामग्रियों की काफ़ी कमी है। हम ट्रेजर पवेलियन के साथ सहयोग स्थापित करने की उम्मीद करते हैं। बेशक, हम अभी भी बाजार मूल्य पर सामग्रियां खरीदेंगे। शाही परिवार इन सामग्रियों का बिल चुका रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जियो यी को चांदी के टैल में लागत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। चेन फू ने सिर हिलाया। जियाओ, निश्चिंत रहो, मैं चेन फू भी तियानकिंग साम्राज्य का एक आदमी हूँ। तुम्हें जो भी औषधीय सामग्री चाहिए, बस मुझे उसकी सूची दे दो। मैं जितनी जल्दी हो सके उसे अन्य शाखाओं से स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर दूंगा। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगी, चेन जियो यी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरा कर्तव्य है, चेन फू ने गंभीरता से कहा। चेन यू, जो किनारे पर खड़ा था, बोलने में हिचकिचा रहा था। जियाओ यी ने उत्सुकता से पूछा, चेन यू, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? गहरी सांस लेते हुए और अपना सारा साहस जुटाते हुए चेन यू ने कहा, युद्ध देवता, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। जियो यी ने बीच में कहा, तो अब मैं अपने गुरु का अनुसरण करूंगा और अब से तुम्हें जियाओ कहूंगा। चेन यू हंसा, फिर बोला, जियाओ, तुमने जिस 4 प्रतीकों वाली सेना का जिक्र किया था, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसमें शामिल होने के योग्य हो सकता हूँ। उनकी साधना भी दिव्य क्षमता क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी और वह स्वर्ण अमृत क्षेत्र से अधिक दूर नहीं थे। जियो यी ने भौहें उठाईं। क्या चेन सचमुच तुम्हें भर्ती करने के लिए तैयार है? यद्यपि 4 सिंबल्स लीजन को गोल्डन क्रो गार्ड्स के मानकों के अनुरूप बनाया जाना था, लेकिन अंततः ये सेना में शामिल होने के बारे में था। भविष्य में उन्हें युद्ध के मैदान में तैनात किया जाना था। ये तो अपनी जान जोखिम में डालने का मामला था। चेन यू की स्थिति के साथ चेन फू के मार्गदर्शन में चिकित्सा की कला का अध्ययन करना और संभवतः किसी दिन पवेलियन मास्टर का पद भी संभालना। जोखिम क्यों उठाएं? चेन यू ने दृढ़ स्वर में कहा, इस दुनिया में एक आदमी के रूप में उसे जियाओ की तरह होना चाहिए। युद्ध के मैदान में प्रवेश करना, दुश्मनों को मारना और मातृभूमि की रक्षा करना। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जियो यी ने चेन फू की ओर देखा। चेन फू ने चेन यू को गौर से देखा, उसकी आंखें राहत से भर गईं। उसने सिर हिलाया, जियाओ, आगे बढ़ो और उसकी बात मान लो। ऐसी स्थिति में आपको नामांकन के लिए कल ही भर्ती स्थल पर जाना होगा। जियाओ यी मुस्कुराया, ये सोचकर कि चेन यू का 4 सिंबल्स लीजन में प्रवेश अच्छा ही हुआ। इस व्यवस्था के साथ चेन फू निश्चित रूप से लीजन को औषधीय सामग्री उपलब्ध कराने में ज़्यादा सक्रिय होगा। इसलिए उसने चेतावनी दी, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, एक बार जब तुम 4 सिंबल्स लीजन में शामिल हो जाओगे, तो तुम चेन के शिष्य नहीं, बल्कि एक सैनिक रह जाओगे। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा, कोई विशेष व्यवहार नहीं होगा। जियो, निश्चिंत रहो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें या मेरे स्वामी को अपमानित नहीं करूंगा। चेन यू ने अपनी छाती पीटते हुए प्रतिज्ञा की। जियो यी ने सिर हिलाया और फिर खड़ी हो गई। चेन, तो मैं औषधीय सामग्री का मामला तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ। मुझे अभी भी अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब विदा लेती हूँ। जियाओ, अपना ख्याल रखना, चेन फू ने लगातार कहा। मास्टर, मुझे जियो को विदा करने दीजिए, चेन यू ने जल्दी से प्रस्ताव दिया। आगे बढ़ो। दोनों को जाते हुए देखकर चेन फू मुस्कुराया और अपने पास बैठे यान मिंगली की ओर मुड़ा। मिंगली, ये जियो वाकई असाधारण है। न केवल उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त है जो युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम है, बल्कि उसे चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान है। मुझे डर है कि इस आदमी की प्रतिभा महान जियो तियानजियाओ से ज़रा भी कम नहीं है। यान मिंगली ने हंसते हुए कहा, इससे कौन असहमत हो सकता है।
मैं ये जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो रही हूँ कि क्या जियो परिवार पूरी तरह से अंधा है। शाही महल के अंदर जब जियांग ताई को पता चला कि ट्रेजर पवेलियन औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए सहमत हो गया है, तो उसने भी चुपचाप राहत की सांस ली। जियो भाई, पिता सम्राट सही थे, आपके यहाँ होने से तियानकिंग नहीं गिरेगा। यदि आप इसी तरह मेरी प्रशंसा करते रहेंगे तो मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा। जियाओ यी ने आगे बढ़ने से पहले असहाय होकर कहा, अभी औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डर जू गोलियों का मिश्रण संभालेंगे, और जहां तक 4 प्रतीकों वाली सेना के प्रशिक्षण की बात है, यूहुआक्सियन और गू साथ मिलकर काम करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद मैं बाहर घूमने जाने की योजना बना रहा हूं। कहाँ जाना है? जियांग ताई ने हैरान होकर पूछा। जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, हथियार। मुझे पहले आयरन माउंटेन सिटी में एक विशाल खदान मिली थी जिसमें बहुत समृद्ध भंडार था। मैं आयरन माउंटेन सिटी जाने की योजना बना रहा हूं, पहले उस नस को विकसित करने के लिए, फिर आयरन माउंटेन सिटी को हथियार और कवच बनाने में अपना सारा प्रयास लगाने के लिए। उनका इरादा 4 प्रतीकों वाली सेना के लिए विशेष कवच और हथियार बनाने का था। इन सब के लिए भारी मात्रा में अयस्क की आवश्यकता थी। 10 अरब से अधिक सिल्वर टेल मूल्य के भंडार वाली उस खदान को समय की कमी के कारण पहले कभी विकसित नहीं किया गया था, और अब वह क्षण आ गया है। जियांग ताई ने कहा, यदि ऐसा है तो शिव परिवार के भाइयों को शाही रक्षकों का नेतृत्व करते हुए आपके साथ वहां जाने दें। ये चलने लगा। शिव परिवार के सभी भाई स्वर्ण अमृत क्षेत्र साधना में आगे बढ़ चुके थे, और शाही रक्षकों के साथ उनकी मदद से कम शिरा के आसपास के जानवरों को साफ करना कोई समस्या नहीं होगी, और इससे बहुत प्रयास बच जाएगा। दोनों इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा था कि एक बूढ़ा हिजड़ा जो सिर झुकाए उनके बगल में खड़ा था, उसकी आंखों में तीक्ष्णता की चमक थी। गहरी रात में सब कुछ शांत था। कालकोठरी के भीतर जी झेंग और लोगों के एक समूह को अंदर कैद कर दिया गया था, और वे सार्वजनिक फैसले से पहले यूहुआक्सियन द्वारा उनके अपराधों की गहन जांच किए जाने का इंतजार कर रहे थे। धुंधली और नम कालकोठरी में एक छायादार आकृति चुपचाप जी झेंग के सामने प्रकट हुई और उसके सामने घुटने टेक दिए। धर्मी पिता। गे झेंग ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं और अपने सामने परछाई को देखा। तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि बहुत सावधान रहो और हमारे रिश्ते को उजागर मत करो? धर्मी पिता, आपके बेटे के पास एक अत्यावश्यक मामला है जिस पर आपको निर्णय लेना होगा, छाया ने कहा। गे झेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बात है? छाया ने गंभीर स्वर में कहा, आपके बेटे को खबर मिली है कि जियाओ यी शिव परिवार के भाइयों और 50,000 शाही रक्षकों के साथ आयरन माउंटेन सिटी की ओर जा रहा है। उन्होंने वहां एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी खदान खोज निकाली है। जियाओ यी उस खदान को विकसित करके 4 सिंबल्स लीजन के लिए हथियार बनाने की योजना बना रहा है। ओह! जी झेंग की पुतलियां अचानक फैल गईं। वह पहले से ही एक कैदी था, और जियांग ताई और शियाओ यी के बीच संबंधों को देखते हुए कोई संभावना नहीं थी कि वे उसे स्थिति बदलने की अनुमति देते। जब तक 4 प्रतीक सेना का गठन विफल हो गया, तियानकिंग साम्राज्य को महान जिन साम्राज्य ने पराजित कर दिया, तब शायद उसके पास कोई रास्ता होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गे झेंग ने एक भयानक मुस्कान दी। वाह, ये तो वाकई ईश्वर का दिया हुआ मौका है। उसने अपने सामने परछाई को देखा, अपनी छाती से एक शांति मंत्र निकाला और गहरी आवाज में कहा, ये तुम्हारे पिता की निशानी है। इसे लो और जल्दी से नानहुआन की गहराइयों में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढो। उस व्यक्ति पर तुम्हारे पिता का एहसान था, और अगर तुम यह मंत्र पेश करोगे तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उससे जियो यी को मरवा दो। धर्मात्मा पिता, निश्चिंत रहें, आपका पुत्र अवश्य ही विश्वास पर खरा उतरेगा। छाया ने श्रद्धापूर्वक पीछे हटते हुए कहा। गे झेंग की आंखें भयंकर चमक से भर आई जब उसने अपना सिर उठाकर उस घने अंधेरे तहखाने को देखा, और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियो यी, जब तक तुम मर नहीं जाते, मेरी नफरत शांत नहीं होगी। आयरन माउंटेन सिटी के बाहर साम्राज्य पर कहानियां खोजें। लौहबुजा राजकुमारी हुकिंगबी ने लौह पर्वत शहर के लोगों का नेतृत्व किया जब वे शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि जियो यी आयरन माउंटेन सिटी में आने वाला है। हुकिंगबी ने अपने बालों में कंघी की और अपने कपड़े ठीक किए, फिर भी अनिश्चितता महसूस करते हुए उसने अपनी नौकरानी की ओर मुड़कर पूछा, जियो यू, क्या मेरे बाल बिखरे हुए हैं? क्या ये पोशाक वास्तव में ठीक है? जियो यून ने अपनी आंखें घुमाईं और असहाय होकर कहा, कमांडरी राजकुमारी, अभी केवल 1 घंटा ही हुआ है, और आप मुझसे 30 से अधिक बार पूछ चुकी हैं। हुकिंगबी ने उसे घूरते हुए कहा, हमेशा तुम ही बहुत ज्यादा बोलती हो। ओह कमांडरी राजकुमारी, आपके कपड़े ठीक हैं और आपके बाल भी। मैं गारंटी देता हूं कि लॉर्ड जियाओ आपसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। अब क्या आप संतुष्ट हैं? जियाओ यू बुदबुदाया। हुकिंगबी के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली उभर आए और उसने बनावटी गुस्से में कहा, आपको किसने बताया कि मैंने जियो के लिए इस तरह की पोशाक पहनी है?
जियो यून ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने उनके लिए इतनी खूबसूरती से कपड़े पहने हैं, जियो के लिए नहीं, अब खुश हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुकिंग ने अपने चारों ओर खड़े हटे कट्टे लोहारों को देखा, उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया। उस पल में धूल और धुएं के बादलों के बीच गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। 50,000 शाही रक्षकों का नेतृत्व करते हुए जियो यी क्षितिज पर राजसी रूप से प्रकट हुए और शीघ्र ही आयरन माउंटेन सिटी के सामने पहुंच गए। किंग बी, जियो को अपना सम्मान देती है। हुकिंग भी जल्दी से आगे बढ़ी। जियाओ यी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, कमांडरी राजकुमारी बहुत विचारशील हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके द्वारा व्यवस्थित किए गए अनुभवी खनन स्वामी तैयार हैं। हुकिंग बी ने कहा, जियाओ तुम यात्रा से थक गए होगे, क्यों न शहर में प्रवेश करके थोड़ी देर आराम कर लो। जियो यी ने हाथ हिलाकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं, सैन्य कर्तव्य बुला रहे हैं, मैं देरी नहीं कर सकता। ठीक है तो। हुकिंग बी ने अधूरी लालसा की नज़र से जियाओ यी को देखा और आह भरी, व्यवस्था हो गई है, अब हम निकल सकते हैं। तो फिर हम अपने रास्ते चलें। जियो यी ने हुकिंग बी की नज़र को नज़रअंदाज कर दिया। उसके दिल में सिर्फ फांग किंगजू ही था, उसे किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं था। इसके अतिरिक्त वह तियान किंग साम्राज्य में एक गुजरता हुआ यात्री था। साम्राज्य के मौजूदा संकट से उबरने और स्थिरता स्थापित होने के बाद वह चला जाएगा। हुकिंग बी में किसी भी अस्पष्ट भावना को बढ़ावा देने के बजाय, जो प्रेम में बदल सकती थी, किसी भी नवोदित आशा को जड़ से ही नष्ट कर देना बेहतर था। जियो यी का संदेश प्राप्त करने पर उसने आयरन माउंटेन सिटी के सभी अनुभवी खनन मास्टर्स को इकट्ठा किया था। वे अब पूरी तरह तैयार थे और प्रस्थान के लिए तैयार थे। जियाओ यी ने शहर के द्वार पर भीड़ पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, सज्जनों, आप मेरे साथ लौह पर्वत श्रृंखला तक चलेंगे। वहाँ एक अविकसित टंगस्टन लौह खदान है जिसमें विशाल भंडार है। मुझे आशा है कि आप सभी इस खदान को जल्द से जल्द विकसित करने में अपनी पूरी शक्ति से मेरी सहायता करेंगे। टंगस्टन आयरन खान, क्या आयरन पर्वतों में अभी भी अविकसित टंगस्टन आयरन खदानें हैं? भीड़ अचंभित रह गई। वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति अनुभवी मास्टर खनिक था और उन्होंने आयरन पर्वतों में 70% से अधिक खदानों का विकास किया था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वे पहाड़ों को किसी और से बेहतर जानते थे। जियाओ यी ने उदासीनता से कहा, अगर मैं कहता हूं कि वहां है, तो वहां है। मास्टर खनिकों के समूह ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, ये संरक्षक मार्शल भगवान वास्तव में बहुत घमंडी है। हम निश्चित रूप से मार्शल आर्ट में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन खनन में वह हमारी तुलना कैसे कर सकता है? जब वह अभी भी स्प्लिट पैंट पहने हुए था तब हम खनन कर रहे थे। रहने दो, आखिरकार वह संरक्षक मार्शल देवता है। कहते हैं कि तियान किंग का राजा भी उसकी बात सुनता है। हमें बस आदेशों का पालन करना है। जब हम खदान नहीं ढूंढ पाएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से हमारी सलाह मान लेगा। शी याओकियान ने फुसफुसाते हुए कहा, जियो, ये लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते हो। जियाओ यी ने बिना कोई टिप्पणी किए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। एक बार जब वे खदान देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सही है। लोगों का एक जुलूस राजसी ढंग से आयरन माउंटेन रेंज की ओर बढ़ रहा था। आयरन माउंटेन पहले से ही अनेक खदानों से भरा हुआ था। आयरन माउंटेन सिटी के लोगों की पीढ़ियों द्वारा निरंतर विकास के कारण अयस्कों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए रास्ते में कई चौड़ी सड़कें भी बनाई गई थीं। यहाँ तक कि 50,000 सैनिकों वाली इंपीरियल गार्ड सेना भी आसानी से आगे बढ़ सकती थी। मानचित्र के अनुसार जियो यी ने सभी को पहाड़ों और चोटियों के बीच से होते हुए आगे बढ़ाया और 2 दिन बिताने के बाद वे अंततः टंगस्टन आयरन खदान पर पहुंचे। शी याओकियान, मेरे लिए आगे का जंगल समतल कर दो, जियो यी ने आदेश दिया। हाँ, शे परिवार के 4 भाई आकाश में उड़ गए। 4 गोल्डन कोर विशेषज्ञ एक साथ कार्य कर रहे थे। उनकी गति आकाश और पृथ्वी का रंग बदलने के लिए पर्याप्त थी। उनके सामने का घना जंगल जमींदोज हो गया, जिससे 1 लाख लोगों के रहने लायक जगह बन गई। शियाओ यी ने तुरंत सभी के लिए शिविर लगाने की व्यवस्था की और हजारों खनन अधिकारियों को खदान के प्रवेश द्वार तक ले गया। यहाँ अंदर टंगस्टन लौह अयस्क है। ऐसी जगह पर टंगस्टन लौह अयस्क कैसे हो सकता है? टंगस्टन लौह अयस्क के जन्म के लिए शर्तें बहुत सख्त हैं। ये स्थान टंगस्टन लौह अयस्क के निर्माण के लिए आवश्यकताओं को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता है। खनन मालिकों का एक समूह आपस में बुदबुदा रहा था। शियाओ यी ने कहा, अंदर जाओ और खुद ही देख लो कि यह सच है या झूठ। भीड़ सशंकित थी। जब तक उन्होंने खदान के भीतर चमकदार टंगस्टन लौह अयस्क को नहीं देखा, तब तक वे पूरी तरह से अचंभित थे। हे भगवान, हे भगवान, क्या यहाँ वास्तव में टंगस्टन लौह अयस्क है? और इन अयस्कों की गुणवत्ता अविश्वसनीय रूप से उच्च है। यह असंभव है। हम पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, फिर भी हमें इस नस का पता कैसे नहीं चला? मेरे अनुभव के आधार पर इस टंगस्टन लौह अयस्क शिरा में कम से कम 10 अरब टैल चांदी का भंडार अवश्य होगा। मुझे लगता है कि यह इससे भी ज्यादा है।
इतनी बड़ी नस के साथ ये बहुत संभव है कि हमें टंगस्टन लौह अयस्क सांद्र मिल जाए। अगर हमें सांद्र मिल भी गया तो इसका मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। शियाओकियान ने अजीब लहजे में अचंभित खनन मालिकों की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सभी ने निश्चित रूप से नहीं कहा था कि यहाँ कोई नस नहीं है? ध्यान से देखिए कि यह क्या है। क्या आपके चेहरे पर दर्द हो रहा है? क्या ये शर्मनाक नहीं है? खनन मालिक एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्होंने घुटने टेके और जियाओ यी को प्रणाम किया। भगवान युद्ध के देवता, आपकी बुद्धि और वीरता अद्वितीय है, हम शर्मिंदा हैं। जियो यी ने शियाओकियान पर एक नज़र डाली, उसे वह प्रतिशोधी लगा। तथापि इन खनन मालिकों को थोड़ी डांट फटकार देने से कोई नुकसान नहीं हुआ। जियाओ यी ने उदासीनता से कहा, सभी लोग खड़े हो जाएं। अब सबसे ज़रूरी बात इस शिरा की पूरी सीमा को स्पष्ट रूप से समझना और सबसे तेज़ खनन प्रक्रिया विकसित करना है। मुझे उम्मीद नहीं है कि शिरा से सारा टंगस्टन लौह अयस्क निकाला जा सकेगा। हालांकि 10 दिनों के भीतर हमें अयस्क की पहली खेप आयरन माउंटेन सिटी पहुंचते हुए देखनी होगी। आयरन आर्म प्रिंसेस और कई फोजिंग मास्टर वहां इंतजार कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए प्रभु, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, भीड़ ने एक स्वर में कहा। याओकियान, मैं ये जगह तुम्हारी देखभाल में छोड़ रहा हूँ, जियाओ यी ने कहा। शियाओकियान ने अपनी छाती थपथपाई, भाई निश्चिंत रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ एक भी अयस्क गायब नहीं होगा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, मानो वह इन अमूल्य अयस्कों को अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हो। जियो यी ने असहायता से अपना सिर हिलाया और खदान से बाहर चला गया। हिस हिस, लिटिल लिन उसके कंधे पर चढ़ गया और धीरे से अपने सिर से जियाओ यी के गाल को सहलाया। उसमें से एक हल्की सी उदासी निकल रही थी। बॉस, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जियो यी चौंक गया, फिर उसे याद आया कि लिटिल लिन की माँ पास में ही दफन थी। लिटिल लिन के सिर को धीरे से सहलाते हुए जियो यी ने कहा, मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। कहाँ? लिटिल लिन ने मानव समान भ्रम के साथ ऊपर देखा। बिना कुछ कहे जियो यी आकाश में उड़ गया और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां लिटिल लिन की मां को दफनाया गया था। तथापि जब जियाओ यी उस स्थान पर पहुंचा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। तुम कौन हो? जियो यी का चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ था और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। हालांकि वह कब्र जहां लिटिल लिन की मां को दफनाया गया था अब खोद दी गई थी और उसका शरीर हवा के संपर्क में था। उस कब्र के बगल में पीले वस्त्र पहने एक दुबला पतला व्यक्ति शियाओ यी और बाकियों की ओर पीठ किए हुए था। जमीन पर उकड़ू बैठा वह दरअसल मांस भून रहा था और वह मांस लिटिल लिन की मां की लाश से काटा गया था। पके हुए मांस की हल्की सी सुगंध हवा में फैल रही थी, स्वाद कलियों को ललचा रही थी। जियाओ यी का चेहरा काला पड़ गया। आप कौन हैं? वह और लिटिल लिन भाई की तरह करीब थे। लिटिल लिन की मां उसके लिए एक बुजुर्ग के समान थी। किसी बुजुर्ग की हड्डियों को कब्र से खोदकर निकालने और उनके मांस को काटने और भूनने के लिए जियो यी की इच्छा थी कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को तुरंत टुकड़ों में काट सके। हम पीले वस्त्र वाला आदमी धीरे से उठा और मुस्कुराते हुए मांस की सुनहरे भूरे रंग की सीख को आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वीरान जगह पर मुझे इतना शुद्ध जानवर मिलेगा। हालांकि यह काफ़ी समय से मरा हुआ है और इसके मांस की गुणवत्ता खराब हो गई है, फिर भी इसका स्वाद बुरा नहीं है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? मैं तुम्हारे दादाजी का स्वाद चखूंगा। इससे पहले कि जियो यी कुछ बोल पाता, उसके कंधे पर बैठी लिटिल लिन ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उस शरीर को देखकर रक्त के रिश्ते ने उसे बता दिया था कि वह उसकी मां थी। अपनी ही मां के शरीर को खोदकर निकालकर मांस भूनने के लिए इस्तेमाल करना। लिटिल लिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और एक झटके के साथ वह शियाओ यी के कंधे से बाहर निकल आया। जैसे ही वह हवा में ऊपर गया, उसका शरीर चांदी की चमक से चमक उठा और आकार में फूलकर 30 मीटर लंबे बैरल जितने मोटे चांदी के सांप में बदल गया। अपनी पूंछ के जोरदार प्रहार से उसने उस दुबली पतली आकृति पर जोरदार वार किया। उनकी साधना ताओक्लेश क्षेत्र की तीसरी परत तक भी पहुंच गई थी, जिसमें युद्ध कौशल क्षेत्र की छठी परत के बराबर था। पूंछ के एक झटके से यहां तक कि पहाड़ और नदियां भी उसकी शक्ति से समतल हो सकती थीं। तथापि पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक हाथ में सीख पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से लापरवाही से झटका दे रहा था। पीली रोशनी की एक लहर उठी, रेत के अनगिनत कण एक साथ आकर एक विशाल हाथ का रूप ले लिया, जिसने लिटिल लिन की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। फिर एक भयंकर ऊपर की ओर झटके के साथ लिटिल लिन का शरीर हिंसक ढंग से जमीन पर गिर गया। यह 1 दर्जन से अधिक बार दोहराया गया। लिटिल लिन को तारे दिखाई देने लगे, उसका मुंह खून से भर गया, उसकी चांदी जैसी रोशनी पीछे हट गई, वह अपने मूल आकार में वापस आ गया, जमीन पर पड़ा था, मुश्किल से जीवित। जियो यी ने हवा में हाथ बढ़ाया और लिटिल लिन को वापस अपनी ओर खींच लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है, उन्होंने उसे वापस अपनी बाहों में रख लिया।
पीले वस्त्र पहने आदमी ने जियाओई की बाहों में लिटिल लिन को मनोरंजन से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी माँ का मांस इतना स्वादिष्ट है। पता चला कि उसने एक उत्परिवर्तित जानवर को जन्म दिया था। एक बार जब मैं तुम्हें वापस ले लूंगा और धीरे धीरे तुम्हारा पालन पोषण करूंगा तो मैं तुम्हारा वंश ले लूंगा। आप वास्तव में कौन हैं? जियोई ने उस आदमी की बारीकी से जांच की। उसे पता था कि जो कोई भी लिटिल लिन को इतनी आसानी से हरा सकता है उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। दुबले पतले व्यक्ति के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और उसने अहंकार से कहा, मैं हुआंग बो हूं, नानहुआंग का स्वामी। नानहुआंग का स्वामी? जियोई चौंक गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने यान मिंगली को पहले भी यह कहते सुना था कि दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक उच्च स्तरीय छठे क्रम का पशु राजा रहता है। लेकिन एक राक्षसी पशु तब तक मानव रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कि वह धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में न पहुंच जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने वाला पशु 7वें क्रम का हो जो धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र के बराबर हो? नहीं, ये सही नहीं है। एक धर्म अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उत्पन्न करेगा और वह धर्म नहीं है। जियाओई ने आंखें सिकुड़ते हुए हुआंग बो को गौर से देखा। तुम नानहुआंग में क्यों नहीं हो? यहाँ क्या कर रहे हो? एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। हुआंग बो मुस्कुराया, किसी ने मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। जियोई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। कोई उसकी जान लेना चाहता था। महान जिन साम्राज्य, कुछ गड़बड़ है। महान जिन साम्राज्य की शक्ति के साथ अगर वे सचमुच उसकी जान लेने के लिए किसी गुरु को भेजना चाहते तो उन्हें हुआंग बो की मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तियानलान और बाकी 3 बड़े साम्राज्य भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए थे कि उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एकमात्र संभावना ये थी कि वह तियानकिंग साम्राज्य के भीतर से ही कोई हो। जियाओई के दिमाग में एक छवि कौंधी जब उसने भारी आवाज में कहा, गे झेंग। उसने ये भी सोचा था कि शायद ये 9 गहन संप्रदाय, 10,000 बुद्ध मंदिर या मिंगजियान जागीर के अवशेष हों, लेकिन ये शक्तियां तो कब की धूल में मिल चुकी थीं, खासकर 10,000 बुद्ध मंदिर जिसे कभी बौद्ध अनुयायियों ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा अगर ये शक्तियां हुआंग बो से जुड़ी होतीं तो वे उससे मदद मांगने के लिए अब तक इंतजार नहीं करतीं। हाल ही में उसने जितने लोगों को नाराज किया था उसे देखते हुए केवल गे झेंग, जिसका कभी दरबार और ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रभाव था, में ही यह क्षमता थी। आखिरकार गे झेंग ने एक बार नानहुआंग शहर का बचाव किया था। हुआंग बो चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। वाकई दिलचस्प है, तुमने सच में अंदाजा लगा लिया कि उस बूढ़े गे झेंग ने ही इस राजा को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। उसने मांस की सीख का एक सिरा काटा, एक ही झटके में छड़ी को बाहर खींच लिया। उसका मुंह मांस की खुशबू से भर गया जिसे उसने चबाया और निगल लिया। फिर शियाओई को घूरते हुए बोला, तुमने इस राजा को जो स्वादिष्ट खाना दिया है उसके लिए मैं तुम्हें अपने आखिरी शब्द कहने के लिए 3 सांसों का समय देता हूँ। जियाओई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गौर से हुआंग बो को देखा और गहरी आवाज में कहा, अपने आखिरी शब्द अपने लिए बचा कर रखो। ओह, हुआंग बो ने भौहें चढ़ाते हुए उपहास किया, चूंकि तुम मौत चाहते हो तो इस राजा को दोष मत दो। धमाका, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। एक पीली धुंध घूम गई और हुआंग बो की आकृति रेत की एक विशाल दीवार में बदल गई जो शियाओई की ओर बढ़ रही थी। वज्र राक्षसों का दमन करता है। शियाओई ने एक मुक्का मारा और उसके सामने फैली पीली रेत का विस्तार जोरदार धमाके के साथ फट गया। हालांकि रेत तुरंत बहकर शियाओई द्वारा फाड़े गए छेद को भरने लगी। पीली रेत की विशाल लहर शियाओई की ओर लुढ़की और वह आकाश में उछल पड़ा। फुसफुसाहट की आवाज़ों के बीच पीली रेत से बनी एक के बाद एक हथेलियां जोर से बाहर निकलीं। जियोई की ओर लगातार पकड़, हर प्रयास उसे पकड़ने में विफल रहा। हुआंग बो की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई और एक ठंडी खर्राट के साथ उसने दोनों हाथों को जमीन पर दबा दिया। अराजक रेत समुद्र, सरसराहट, पूरी धरती कांप उठी और धरती के भीतर से पीली रेत के अनगिनत कण उमड़ पड़े और चारों ओर 100 झांग तक फैल गए। जमीन सुनहरी पीली बजरी में बदल गई। गड़गड़ाहट, संपूर्ण रेत समुद्र हिंसक रूप से फट पड़ा। रेत और धूल से लंबे भाले बनते थे जो तेजी से आकाश की ओर बढ़ते थे। रेत से बना प्रत्येक भाला अत्यंत कठोर और तीक्ष्णता में बेजोड़ था। एक झरना 3000 फीट नीचे बहता है। एक ऐसा प्रहार जो हवा और बारिश को भी आश्चर्यचकित कर देता है। जियाओई आकाश में खड़ा था। उसकी तलवारबाजी कमाल की थी, जिससे तलवारों की रोशनी की एक पट्टी आकाश को घनी तरह से ढक रही थी और बरस रही थी। तलवार की रोशनी आकाश में पीली रेत से टकरा रही थी, मानो गेहूं के डंठलों पर सुई की नोक टकरा रही हो, और ऐसे धमाके हो रहे थे जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसे गूंज रहे थे। आकाश में फैली विशाल रेत एक घने ढेर में इकट्ठा हो गई, मानो आकाश में फैले काले बादल हों। विनाश रेत का तूफान। हुआंग बो का आकार ऊंचा उठ गया। उसके शरीर से एक पागल पीली चमक निकल रही थी और एक प्रचंड हवा चल रही थी जो आकाश में रेत को उछाल रही थी। रेत के तूफान से पूरी दुनिया अस्पष्ट हो गई थी। पीली रेत की दुनिया में तब्दील हो रहा है।
यद्यपि जियाओयी की तलवारबाजी आश्चर्यजनक थी, लेकिन वह सारी रेत को चीर नहीं सकती थी। अनगिनत रेत के कण उसके चारों ओर उमड़ पड़े, एक दूसरे में मिलकर एक गोलाकार कारागार का रूप ले लिया, जिसने उसे अपने भीतर कैद कर लिया। भारी रेत लगातार सघन होती गई और अंततः 100 झांग व्यास वाले एक विशाल रेत के गोले में बदल गई, जिसके अंदर शियाओयी मजबूती से बंद था। हुआन बो के होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़ गए और उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी हथेली भींच ली। चकनाचूर। धमाका। विशाल रेत का गोला जोरदार विस्फोट के साथ फटा, जिससे आकाश से रेत की बूंदें नीचे गिरने लगीं। लेकिन शून्य में जियाओयी का आंकड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शून्य में रेत ने आकाश को भर दिया। केवल जियाओयी का आंकड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हुआन बो हवा में लटके खड़े थे, आगे बहती रेत को देख रहे थे। उनके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। एक साधारण स्वर्ण अमृत क्षेत्र शिखर, और फिर भी आपने मुझे मेरे विनाशकारी रेतीले तूफान का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। आप पहले हैं। आह, अजय होना कितना अकेलापन भरा होता है। हा हा हा। अजय, क्या तुम इतने आश्वस्त हो? जैसे ही हुआन बो जाने वाला था, उसने अचानक अपने कान के पास जियोही की आवाज़ सुनी। आवाज़ इतनी करीब थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अच्छा नहीं है। हुआन बो सहज रूप से एक तरफ हट गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका सिर तलवार क्यूई से बनी दीवार से टकरा गया। टक्कर से हुआन बो की नाक की हड्डी टूट गई। उसके नथुनों से खून बेतहाशा बहने लगा। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। वह अपना सिर पकड़कर रोने लगा और उसे होश में आने में काफी समय लगा। वह भ्रमित चेहरे के साथ चारों ओर देख रहा था। किसी समय तलवार क्यू से पूरी तरह संघनित कई क्यू दीवारें उसके चारों ओर प्रकट हो गई थीं। दीवारें बेहद मजबूत थीं, वह भी अभी उनमें से एक से टकराया था। अपनी टूटी हुई नाक, जो अब पूरी तरह टेढ़ी हो गई थी, को रगड़ते हुए उसने उसे वापस अपनी जगह पर कर दिया। हुआन बो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह शियाओई को घूरते हुए बोला, तुम मेरे विनाशकारी रेत के तूफान से कैसे आज़ाद हुए? विनाशकारी रेत का तूफान, ये हुआन बो की सहज दिव्य क्षमता थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ मिलकर एक घातक चाल थी। ताओक्लेश क्षेत्र के लगभग 7वें स्तर पर अपनी साधना के साथ, ताओक्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करते हुए भी वह उसे फंसाकर मार सकता था। ये बात सचमुच आश्चर्यजनक थी कि जियाओयी बिना उसे पता चले वहां से निकल भागा। जियाओयी ने उदासीनता से कहा, आपकी चाल वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कमजोरी भी बहुत स्पष्ट है। जब तक किसी की गति पर्याप्त तेज है, तब तक कोई भी आपकी रेत से क्षेत्र को पूरी तरह से बंद होने से पहले निकल सकता है। यह मुश्किल नहीं है, असंभव। हुआन बो ने गुस्से से कहा, मैं पूरे समय देख रहा था, आप स्पष्ट रूप से रेत से घिरे हुए थे। जियाओयी ने उपहास किया, पूरे समय देख रहे थे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो देखा वह मैं ही था? हुआन बो हक्का बक्का रह गया। उसे अचानक पिछली बात याद आ गई और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जो फंसा था, क्या वह बस तुम्हारी ही छवि थी? जियाओयी ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। जब हुआन बो ने विनाशकारी रेतीले तूफान का प्रयोग किया, तो जियाओयी को इस कदम के आतंक का एहसास हुआ। रेत के तूफान की मदद से वह अविश्वसनीय गति से चारों ओर फैली रेत से बच निकला और केवल धूल में लिपटी एक छवि ही छोड़ गया। लेकिन हुआन बो को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका असली शरीर ही फंसा हुआ है। ये सब कुछ सरल लग रहा था, फिर भी इसे हासिल करना बेहद कठिन था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें अत्यंत तीव्र गति से चलने की तकनीक होनी चाहिए, तथा इसके अतिरिक्त समय की गहरी समझ भी आवश्यक थी। यदि आप बहुत जल्दी भाग जाएं, तो रेत के उसे घेरने से पहले ही वह छवि गायब हो जाएगी। यदि बहुत देर हो जाती तो रेत एक घेरा बना लेती और भागने में बाधा उत्पन्न होती। हुआन बो का चेहरा पीला पड़कर लाल हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अजेय तुरुप का पत्ता जियाओयी सीधे तोड़ डालेगा। उसका चेहरा एक क्रूर भाव में बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गेजेंग ने उस एहसान का इस्तेमाल करके मुझे तुम्हें मारने के लिए बुलाया। तुम वाकई एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह मामूली तलवार क्यों मुझे रोक सकती है? वाह! हुआन बो ने अपना हाथ उठाया और उसके पीले वस्त्र से रेत के अनगिनत कण फूट पड़े, जो उसके चारों ओर तलवार क्यूई की दीवारों से टकराने लगे। बूम बूम बूम। कई टकरावों के बाद तलवार क्यू की दीवारें स्थिर रहीं। इसके बजाय रेत के अनगिनत कण पिंजरे में भर गए, जिससे हुआन बो की गति की सीमा बंध गई। ये कैसे संभव है? मैं इस मात्र तलवार क्यूई को नहीं तोड़ सकता। हुआन बो ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उनके हाथों में रेत को कभी कम मत आंकिए, जो बिखरी होने पर कमजोर और शक्तिहीन लगती थी, लेकिन एक बार एकत्र होने पर रहस्यमयी लोहे की तरह कठोर और किसी भी साधारण आदिम हथियार की तरह तेज थी। जियाओयी हवा में मडराते हुए बोला, मुझे तुम्हें विदा करने दो। स्विश! जियाओयी ने महसूस किया कि उसके भीतर की दिव्य शक्ति एकत्रित होकर अग्निकिलिन तलवार में प्रवाहित हो रही है। अग्निकिलिन तलवार लाल हो गई, उसके शल्क जैसे आकार जीवंत हो उठे, जैसे जैसे अग्नि की गर्मी और तलवार क्यूई का उभार हुआ।
एक पल में तलवार क्यूई के पिंजरे के भीतर का तापमान बढ़ गया, जिससे सब कुछ आग की लपटों में बदल गया, मानो किसी ज्वालामुखी के अंदर भयानक आग का सामना कर रहे हों। पीली रेत पिघलने लगी और लुढ़कते मैग्मा में परिवर्तित होने लगी। मैग्मा में फंसा हुआ हुआन बो असहनीय दर्द से कराह उठा। हालांकि मैग्मा उसे मार नहीं सका, लेकिन असहनीय पीड़ादायक दर्द जरूर दे रहा था। अरे बदमाशों, नीच इंसानों, अगर हिम्मत हो तो मुझे छोड़ दो और मुझसे निष्पक्षता से लड़ो। आप एक उच्च रैंकिंग वाले छठे स्तर के जानवर राजा मुझ पर गोल्डन कोर दायरे में एक साधारण इंसान पर हमला करने की हिम्मत करते हैं और आप निष्पक्षता की बात करते हैं। जियो यी ने बार बार उपहास किया। मैं हुआन बो का चेहरा कुरूपता से विकृत हो गया, उसके दांत क्रोध से भींच गए। जियो यी, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। अज्ञानी मूर्ख, जियो यी ने अपनी तलवार की धार हिलाई। श्वा श्वा श्वा, सभी दिशाओं से तलवार क्यूई झुंड में आ गई, मैग्मा के साथ विलीन हो गई। ची ची ची, तलवार की धार ने बड़ी आसानी से हुआन बो के शरीर को चीर डाला, जिससे उस पर भयंकर घाव हो गए और मैग्मा हर छिद्र में रिसने लगा। यदि हुआन बो की राक्षसी शक्ति ने समय रहते उसे नहीं घेरा तो मैग्मा घुसपैठ कर उसके शरीर को जला देगा। चुभने वाला दर्द, झुलसती हुई जलन, हुआन बो पूरी तरह से पागल हो गया। उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया, उसके शरीर पर भयंकर जख्म थे जिनमें से कई झुलस गए थे। अंत में हुआन बो ने प्रतिरोध छोड़ दिया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। जियाओ यी ने भौहें उठाईं। बस इतना ही? तुम ऐसे ही आत्मसमर्पण कर देते हो? हम्फ, हुआन बो ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसी घृणित रणनीति का उपयोग करना। ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। साम्राज्य पर अपना अगला लेख खोजें। जियाओ यी ने अपनी तलवार दिखाते हुए आह भरी, एक ऐसा प्रहार जो हवा और बारिश को भी हैरान कर दे। श्वा श्वा श्वा, तलवार की किरणें बारिश की तरह बरस रही थीं, जो हुआन बो पर उन्मत्तता से बरस रही थीं। मैग्मा के भीतर चकमा देने में असमर्थ हुआन बो ने लगातार तलवार की मार को दृढ़तापूर्वक सहन किया। वह निराश और क्रोधित था। जियो यी, क्या तुम मेरे साथ मौत तक लड़ने के लिए इतने बेताब हो? अभी भी कठोर बातें कर रहे हो? आओ जियाओ यी, मैं नानहुआन के 10 लाख राक्षसी जानवरों की निष्ठा का आदेश देता हूँ। मेरा विश्वास करो या नहीं, अगर मैं जानवरों की बाढ़ भड़का दूं, एक जानवर ज्वार, तो मैं तुम्हें नानहुआन को बलिदान कर दूंगा। नहीं जियो, पूर्वज जियो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं गलत था, मैं हार गया। बस करो कृपया, अब और नहीं। जख्मों से लथपथ और मुश्किल से जिंदा हुआन बो ने प्रतिरोध करना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने जियाओ यी को डरी हुई और चकराती नजरों से देखा। रुको, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जियो यी के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम आत्मसमर्पण करोगे? मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हुआन बो ने जल्दी से सिर हिलाया, जियाओ यी को और अधिक क्रोधित करने के डर से। जब तक आप मुझे नहीं मारते, मैं आपकी हर बात मान लूंगा। जियो यी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे सामने समर्पण कर दो। क्या? इसकी कल्पना भी मत करना, मैं नानहुआन का महान शासक हूँ। जियो यी की अग्निकिलिन तलवार शक्ति से गूंज उठी। आज्ञा मानो या मर जाओ। चुनाव तुम्हारा है। हुआन बो ने घबराहट में लार निगल ली और जल्दी से अपना रुख बदलते हुए कहा, मैं समर्पण करता हूँ। मैं समर्पण करता हूँ। मैं राजा समर्पण करता हूँ।